जो पॉलिटिकल थ्योरी होता है, पॉलिटिकल थ्योरी का ही पार्ट होता है आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस। दे बोथ आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस भी पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है, पॉलिटिकल फिलॉसफी भी पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। अब पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होता है उसको समझ जाएंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी भी समझ में आ जाएगा। अब जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी होता है इसको समझने के लिए हमें समझना जरूरी है नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में, क्योंकि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है उसी पर बेस्ड होता है आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी। और जो पॉलिटिकल साइंस होता है यह इम्पीरिकल अप्रोच पर बेस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इम्पीरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में जानते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। तो जो आपका नॉर्मेटिव अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच बात करता है कि क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वैल्यू पर ज्यादा फोकस करता है, प्रिस्क्रिप्शन पर ज्यादा फोकस करता है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ये हमें बताने की कोशिश करता है कि क्या होना चाहिए। क्या है उसकी बात नहीं करता, अभी क्या फैक्ट मौजूद है हमारे सामने उसकी बात नहीं करता। बात करता है क्या होना चाहिए, फ्यूचर कैसा होगा इसके बारे में बात करता है। जैसे हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो को कहते हैं, तो प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटो ने ये नहीं देखा कि उनके जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उनका क्या हाल है, उनके क्या कंडीशन है। उन्होंने बिना कंडीशन को देखे हुए सीधे उन्होंने कहा कि हम आइडियलिस्ट स्टेट बनाएंगे, एक आइडियल स्टेट बनाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि हमारे देश में साइकिल सबके पास नहीं है और हम एक बार में बुलेट ट्रेन की कल्पना कर रहे हैं। हम कह सकते हैं हमारे लिए बेहतर क्या होगा, हमारे लिए बेहतर होगा जब हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन होगा। क्या होना चाहिए, होना तो बुलेट ट्रेन भी चाहिए, होना तो सभी चीजें चाहिए हमारे देश में। लेकिन अगर कोई अभी कहे कि पूरे से मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ बुलेट ट्रेन चला देंगे तो बेवकूफी की बात होगी। क्योंकि आप ये तो देखें क्या लोगों के पास बुलेट ट्रेन चढ़ने का क्या उनके पास पैसा भी है। अभी की स्थिति क्या है, आप बिना अभी के स्थिति को समझे हुए अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करेंगे तो बेवकूफी होगी। तो नॉर्मेटिव अप्रोच बात करता है क्या होना चाहिए बिना ये जाने कि अभी क्या है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव अप्रोच, राइट। नॉर्मेटिव इज रिलेटेड टू लॉ, क्लासिकल टाइप, हाँ वैल्यू से रिलेटेड होता है। नॉर्मेटिव अप्रोच इतना एकदम सिंपल लैंग्वेज में जानिए कि नॉर्मेटिव अप्रोच हमें बताता है क्या होना चाहिए फ्यूचर में। अभी क्या है उससे उसका कोई नाता रिश्ता नहीं होता, बस ये बात करता है क्या होना चाहिए फ्यूचर में। दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेटिव अप्रोच, द वैल्यू लोडेड, राइट। वैल्यू पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, प्रिस्क्रिप्शन पर फोकस करता है, फैक्ट पर फोकस नहीं करता है। फोकस ऑन व्हाट शुड और व्हाट एग्जिस्ट, राइट। हाँ क्या एग्जिस्ट करेगा। नहीं वेस्ट नहीं है, बिल्कुल वेस्ट नहीं है, कोई भी थ्योरी वेस्ट नहीं होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अब मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, ये मैं डॉक्टर वाला एग्जांपल सबको देता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे आपकी बीमारी नहीं पूछी, डॉक्टर के पास आप बैठे, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के भेज दिया। और आप क्या बोलेंगे डॉक्टर को कि अरे भाई पहले पूछ तो लो हमको दिक्कत क्या हुआ है, तब तुम उसमें दवाई लिखना, क्या हम खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उसको देखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने तो आपसे पूछा नहीं। तो डॉक्टर ने नॉर्मेटिव अप्रोच का अभी पे पालन किया है। इस टाइम में डॉक्टर ने आपकी बीमारी को नहीं जाना, क्या है दिक्कत क्या है ये नहीं जाना डॉक्टर ने। डॉक्टर ने अपने तरफ से प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया क्या होना चाहिए, अपने मन से लिख दिया। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई। लेकिन डॉक्टर को करना क्या चाहिए था, डॉक्टर को सबसे पहले, हाँ व्हाट शुड बी, हाँ यही व्हाट शुड बी वाला है नॉर्मेटिव अप्रोच। डॉक्टर को सबसे पहले इंपीरिकल अप्रोच बताना चाहिए था। डॉक्टर, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपकी क्या स्थिति है, राइट। आपको बुखार है, आपके पेट में दर्द है, आपका क्या भी कंडीशन है, आपके क्या फैक्ट्स हैं अभी, उसको आप सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। तो इंपीरिकल अप्रोच फैक्ट पर जो है फोकस करता है, प्लस में डिस्क्रिप्शन पर फोकस करता है, डिस्क्राइब करने पर। तो अभी जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में पहले डॉक्टर उसको जानेगा, तब उसको जानेगा तब जाकर आपके बारे में कुछ दवाई लिखेगा। अगर मान लीजिए डॉक्टर ने आपसे प्रॉब्लम पूछ लिया, क्या समस्या है शुक्ला जी या मिश्रा जी जो भी आपका नाम है, तो डॉक्टर साहब को आप बोलिएगा सर सर में बहुत दर्द होता है, पेट दर्द कर रहा है, काफी थकान लग रहा है हमको, आप अपना बीमारी बताइएगा। और डॉक्टर बस आपका बीमारी सुन के आपको भेज दे, ठीक है जाइए सुन लिए हम। तभी आप डॉक्टर पर गुस्सा कीजिएगा कि भाई हम बीमारी बताए तो कुछ दवाई लिखोगे कि हमको ऐसे ही भेज दोगे।
तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिर्फ अगर आप इंपीरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक नहीं है। आपको सबसे पहले समस्या समझना पड़ेगा, तब आपको उसका समाधान देना पड़ेगा। समस्या का समाधान देने में मदद करता है नॉर्मेटिव अप्रोच, और समस्या को समझने में इंपीरिकल अप्रोच मदद करता है, और दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ समस्या को समझें और समाधान पर काम ना करें तो समस्या को समझने से क्या फायदा, और अगर मैं समाधान बता दूं बिना समस्या को समझे हुए तो उसका क्या फायदा। समझ में आया? ये नॉर्मेटिव और ये इंपीरिकल अप्रोच होता है, राइट। ऐसा नहीं कि इंपीरिकल अप्रोच जो है ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों एक साथ चलते हैं। अदिति लिख रही हैं, सर ये साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं इंपीरिकल अप्रोच को। हाँ बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि ये फैक्ट पर ज्यादा फोकस करता है, डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा फोकस करता है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी आपके ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में जो कि आपको सॉल्यूशन बताते हैं, जो कि बताते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, उसको हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी का पार्ट मानते हैं। और जितने भी आपके ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में जो कि आपको फैक्ट पर फोकस करते हैं, जो कि समस्या बताने का काम करते हैं, that is called the political science. So what is political philosophy? Political philosophy is the normative statement in the political theory. And what is political science? The empirical statements in the political theory. Here the point to be noted, my lord, both political theory, sorry, both political philosophy and political science are the part of the political थ्योरी, राइट। तो पॉलिटिकल थ्योरी के दोनों ही पार्ट हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में दोनों ही आता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी भी आता है और पॉलिटिकल साइंस भी। आप शायद मेरी बात ना माने, आप मेरे बात से सहमत ना हो, कोई बात नहीं। मोनालिसा लिख रही है इंपेरिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन व्हाट इट इज। हाँ बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मी लिख रही है सर इंपेरिकल अप्रोच को बिहेवियरल अप्रोच भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा अभी। बिहेवियरलिज्म के बारे में आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इंपेरिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन व्हाट इट इज विच इज स्टडीड ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप कह सकती हैं, आप जो बोल रही हैं फैक्ट के बेसिस पर ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने का कोशिश करता है। आप लोग बोलेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे हो सकता है पॉलिटिकल थ्योरी का दोनों पार्ट, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी। मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान गलती नहीं कर सकते। आप यहाँ देखिए, जॉर्ज कैटलिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर सीयूईटी पीजी, जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों में डिवाइडेड होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एंड्रो हैकर की बात करें तो एंड्रो हैकर भी ये बात कहते हैं, वी हैव टू यूज बोथ द अप्रोचेस। या जितेंद्र, ऑब्वियसली इजंट इट? वरना डॉक्टर दोनों मामले में मार खाने का काम करेगा। डॉक्टर बिना बीमारी जाने दवाई लिख देगा फिर भी पिटाएगा, और डॉक्टर बीमारी जानकर भी दवाई नहीं लिखेगा फिर भी दिक्कत है। दोनों मामले में उसको रिस्क है, तो अप्रोच तो दोनों लगाना पड़ेगा। ओपी गौबा बुक पढ़िएगा तो ओपी गौबा बुक में लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में लिखा हुआ है कि दोनों अप्रोचेस हैंड इन हैंड जाते हैं, एक साथ जाते हैं। सबसे पहले आपको इंपेरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करके समस्या जानना पड़ेगा, और समस्या को जानने के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रयोग करते हैं, और समस्या का सॉल्यूशन को हम लोग ढूंढने के लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी नॉर्मेटिव अप्रोच पर बेस होता है, ये सॉल्यूशन बताने का काम करता है। पॉलिटिकल साइंस फैक्ट पर, डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड होता है, ये प्रॉब्लम बताने का काम करता है। हमें प्रॉब्लम को जानना है, उसके बाद सॉल्यूशन भी बताना है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बारे में। बिहेवियरल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग को ना कुत्ते के बराबर भी नहीं पूछा जाता था। व्हाइट हाउस में पहले क्या होता था, अच्छा ये लंबा कहानी हो जाएगा, अभी चलिए आगे ये चीज आएगा, ओके, वरना हम टॉपिक से भटक जाएंगे सर। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। एंड्रू हैकर का भी बात मानिएगा तो कहेंगे कि वैल्यूज एंड फैक्ट आर इम्बिब्ड इन पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में वैल्यू भी है, वैल्यू का मतलब नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच माने पॉलिटिकल फिलॉसफी, राइट। फैक्ट भी है, फैक्ट का मतलब इंपेरिकल अप्रोच, इंपेरिकल अप्रोच मतलब पॉलिटिकल साइंस, राइट। और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। सो यू कांट से दैट नॉर्मेटिव अप्रोच इज यूजलेस, नो, दैट हैज द यूज। If you are just describing the problem with no solution, that problem has no meaning at all. And if you are just trying to give the solution without understanding the problem properly, then there is no meaning of that understanding of problem as well. So both are interrelated, interdependent to one another. So both normative approach and empirical approach, they both are helping one another. They both are complementing one another. This is what we need to understand.
आई होप क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं, पॉलिटिकल थॉट समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? हाँ, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। वैसे हम एरिस्टोटल में आपको बताते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? प्लेटो। व्हाई द प्लेटो इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? बिकॉज प्लेटो ने आइडियल स्टेट के बारे में बात किया था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर 5 में फॉलो करते होंगे तो प्लेटो का पूरा सीरीज बनाया हुआ है। आप अंतिम लेक्चर देखिएगा आइडियल स्टेट के बारे में, तो आइडियल स्टेट में प्लेटो हम पढ़ाए हैं आपका, राइट? प्लेटो हम पढ़ा चुके हैं पूरा का पूरा। तो प्लेटो आइडियल स्टेट की बात करता है। प्लेटो वही बात करता है कि हमारे देश में लोगों की साइकिल खरीदने का औकात नहीं है और वो बुलेट ट्रेन चलवा दे रहा है। वही काम कर रहा है प्लेटो। प्लेटो समझ नहीं रहा है कि सिचुएशन क्या है सोसाइटी का, और वो आइडियल स्टेट बनाने पे तुला हुआ है। तो इसीलिए नॉर्मेटिव अप्रोच वो लगाता है, इसीलिए ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ऑन द अदर हैंड, हाँ हाँ, फिलोसफर किंग, राइट, द फिलोसफर किंग का थ्योरी होता है उसका। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का इसलिए उनको फादर बोला जाता है, एरिस्टोटल काफी प्रैक्टिकल हैं। एरिस्टोटल स्लेवरी को पूरी तरह से नाजायज नहीं ठहराते। एरिस्टोटल का मेरा स्लेवरी वाला वीडियो देखिएगा, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4-5 होगा। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्लेवरी जरूरी है सोसाइटी के लिए, नेचुरल है। एरिस्टोटल जो है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, वो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट आज भी सही है। आज भी उस क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग देख सकते हैं, राइट। हाँ, एरिस्टोटल फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, प्लेटो फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। हाँ, अगर आप लोग वो देखे होंगे, हाँ, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करते हैं प्लेटो, सॉरी एरिस्टोटल, सॉरी एरिस्टोटल, राइट। तो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, बहुत जगह पे 157 दिया रहता है, बट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स 158 मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। तो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करते हैं और कहते हैं कि वन मैन का रूल हो सकता है, और फ्यू फ्यू का रूल हो सकता है, और मेनी का रूल हो सकता है। अगर वन मैन का रूल जो है, प्लेटोज थ्योरी डज नॉट इम्प्लीमेंट इन करंट सिचुएशन, वाइस वर्सा अरिस्टोटल, मतलब प्लेटो का थ्योरी अभी करंट सिचुएशन में नहीं ही लागू होता है। अरिस्टोटल जो जो बात कह गए हैं उनका तो अभी भी लागू हम लोग करते ही हैं। हाँ, प्लेटो इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, जैसे सोहेल मिर्जा लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया है। अरिस्टोटल ने कहा कि अगर एक व्यक्ति का शासन होगा और सबके हित में होगा, अगर सबके लिए सोचेगा, सबके इंटरेस्ट में होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मोनार्की बोला जाता है। द रूल ऑफ वन पर्सन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। अगर एक राजा है, सबके लिए सोचकर काम कर रहा है, मोनार्की। अगर वही एक राजा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, स्वार्थी बन गया है, तो उसको टायरनी कहेंगे, टायरनी कहेंगे, राइट। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कुछ लोग अगर शासन कर रहे हैं, कुछ अमीर वर्ग के लोग, अगर वो सबके हित में शासन कर रहे हैं, पूरे समाज को सोचकर चल रहे हैं, तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। अगर वही कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो उसको ओलिगार्की कहते हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, राइट। वहीं अगर काफी सारे लोग अगर सबके हित में शासन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलिटी, राइट। और अगर बहुत सारे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में शासन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, राइट। दैट मीन्स डेमोक्रेसी वाज द बैड वर्ड फॉर एरिस्टोटल। डेमोक्रेसी को ना एरिस्टोटल सपोर्ट करते थे, ना ही प्लेटो सपोर्ट किया करते थे। इसके पीछे के काफी सारे कारण हैं। तो अगर देखा जाए टेक्निकली, तो क्योंकि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया है इस तरह से, हाँ, सोक्रेट्स जो थे वो भी एंटी डेमोक्रेटिक थे, ये सब के सब एंटी डेमोक्रेटिक थे, राइट, सबके सब। हाँ, ये दो रीजन बता रही है निधि, सोक्रेट्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, एथेंस हार गया था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। ये सब चीजों के बारे में हम कभी बताएंगे बाद में, राइट। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये थ्योरी आज भी आपको सच दिखाई देगी, क्योंकि ये थ्योरी आज भी आपको सच दिखाई देगी। हाँ, पॉलिटी इज द रूल ऑफ मिडिल क्लास, करेक्ट। हम ये सब चीजों पे अभी नहीं जाते हैं, अभी आप लोगों का कमेंट हम कुछ देर के लिए हम नहीं देख रहे हैं, राइट, क्योंकि आप लोग अलग अलग दिशा में भटक जा रहे हैं। दैट इज नॉट द टॉपिक। जब एरिस्टोटल में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे 158 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरिस्टोटल क्लासिफाई करते हैं और इनका क्लासिफिकेशन आज भी ट्रू है।
इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट का आंसर की देखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीवीटी पीजी में, राइट? तो यूजीसी नेट का आंसर की देखिएगा, उसमें देखिएगा कि आखिर एरिस्टोटल के कौन से थ्योरी के कारण उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन आंसर नहीं रहता है, आंसर रहता है रेवोल्यूशन का थ्योरी। अब ऐसा क्यों एनटीए आंसर करता है हमें नहीं पता, लेकिन जो एनटीए आंसर करता है वही आंसर करना पड़ेगा, राइट? हाँ, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी वुड बी सक्सेसफुल व्हेन द मासेस वुड बी एडुकेटेड, इजंट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सीवीटी पीजी का क्वेश्चन बताते जा रहे हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। आमतौर पर अगर मेरी समझ की बात करें, शेफाली झा की बात करें, ब्रायन नेल्सन जैसे बुक्स की बात करें, तो ये सब बुक्स कहते हैं कि भाई देखो, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि इसने क्लासिफिकेशन किया है गवर्नमेंट का। लेकिन पता नहीं एनटीए भांग खा के अपना आंसर की बनाया था, वो रेवोल्यूशन को मानता है कि रेवोल्यूशन के कारण जो है पॉलिटिकल साइंस का फादर बोला जाता है एरिस्टोटल को, उन्होंने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दिया था, तो वही आंसर करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीजें जो हैं बुक्स में अलग लिखी होती हैं, एनटीए अलग आंसर करता है, तो हमें एनटीए को लेकर चलना है, हमें सीयूईटी पीजी को लेकर चलना है, हमें इमोशनल नहीं होना है बुक को लेकर, राइट? जैसे मैं अभी हम आपको बताएंगे एक और थ्योरी, वहां भी एनटीए अलग कहता है, बुक में अलग लिखा हुआ है ओपी गौबा में। अब पॉलिटिकल थॉट के बारे में आ जाते हैं। देखिए, जब हम लोग पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं ना, तो कैसे पॉलिटिकल थॉट का नाम रहता है? एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मेडिएवल पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, रोमन पॉलिटिकल थॉट। इसका मतलब पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? पॉलिटिकल थॉट किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है। पॉलिटिकल थॉट एक सोसाइटी का एक फ्रेम ऑफ टाइम में सोचने का अपना तरीका है। एंशियंट टाइम में अगर आप देखिएगा तो एंशियंट टाइम में जैसे इंडियन सोचते थे, एक सोचने का अपना पैटर्न था, सिंपलिसिटी थी उस टाइम में अगर आप देखेंगे, राइट? भगवान की सभी पूजा करते थे, मोक्ष प्राप्त करना सबका लक्ष्य हुआ करता था। तो ये आपका पूरे के पूरे सोसाइटी का विचार था। तो पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? पूरे सोसाइटी का थॉट होता है वन फ्रेम ऑफ टाइम में, एक समय काल में, एक टाइम में, एक स्पेस में, जो पूरा का पूरा जो आपका सोसाइटी है उसका सोचने का तरीका होता है, उसको पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। आप किसी भी थिंकर को, हाँ से, हाँ देखिए, जो मोनालिसा है डेफिनेशन लिख रहे हैं परफेक्ट, मैं उसमें एक और लाइन जोड़ना चाहूंगा। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड थॉट ऑफ वन सोसाइटी इन अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना। एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड थॉट एक समाज का एक गिवन टाइम पीरियड में, क्योंकि मीडिएवल जो पीरियड में इंडिया सोचता था वो अलग है, मॉडर्न पीरियड में जो इंडिया सोच रहा है अलग है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो पॉलिटिकल थॉट हिस्ट्री से शेप होता है, इतिहास में उस समय की क्या मान्यताएं थी, उस समय परंपराएं क्या क्या थी, कस्टम क्या था, ट्रेडिशन क्या था, नॉर्म्स क्या था, वैल्यूज क्या था, इससे डिपेंड करेगा पॉलिटिकल थॉट क्या है। इसलिए हम कहते हैं एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, मतलब प्राचीन युग में भारत का जो समाज था एक तरीके से सोचता था। अभी आधुनिक युग में भारत का समाज अलग तरीके से सोचता है, आपको अंतर देखने को मिलेगा। हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पॉलिटिकल थॉट का ये मतलब नहीं होता है एक व्यक्ति का विचार। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, पॉलिटिकल थॉट का ये मतलब नहीं कि एक व्यक्ति का विचार को पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल थॉट पूरे के पूरे सोसाइटी के थॉट को कहा जाता है। जिस तरह से सोसाइटी एक टाइम पीरियड में सोचता है, वो सोचने के तरीके को, उस दृष्टिकोण को, उस पर्सपेक्टिव को, उस पैराडीम को पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। जैसे इंडियन सोसाइटी मिडिएबल पीरियड में जैसे सोचता होगा, एक उसका सोचने का तरीका रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिटिकल थॉट कहेंगे, राइट? मिडिएबल पॉलिटिकल थॉट। इसी तरह से मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मॉडर्न टाइम पीरियड में इंडिया का सोचने का तरीका रहा है। इंडिया टॉलरेंस की बात करता है, वो ऐसे एंशियंट पीरियड में भी बात किया करता था। इंडिया डेमोक्रेसी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। ये सोचने का तरीका है, नजरिया है लोगों का। बाबा साहब जो हैं वो भी इसकी बात करते हैं, इक्वालिटी। बाबा साहब जो है ट्रिनिटी की बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। सब लोग सोच रहे हैं। आप कोई भी मॉडर्न थिंकर के बारे में, बिल्कुल सही बात है, एवरी थिंकर इज द राइट, हाँ, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो हर एक थिंकर अपने समय का ही, आप देखिएगा, उपज होता है। और ये कॉन्सेप्ट लगाएं तो जो समाज में आपका प्रचलित अवधारणा होगा वही थिंकर में भी दिखेगा।
राइट। अगर आप मैकियावेली को पढ़िएगा तो मैकियावेली ऐसा नहीं है कि मिडिएवल पीरियड से अलग सोच रहे हैं, वो भी मिडिएवल पीरियड के ही जो आपके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके बारे में ही सोचकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम, बिल्कुल सही बात है। एंड वी कैन टेक देम इनटू कंसिडरेशन एंड वी कैन आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट टाइम टेकिंग द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस which were answered by the ancient thinker. आई होप पॉलिटिकल थॉट का मतलब समझ में आ गया। अब आगे है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होता है? जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होते हैं सब इज्म से एंड करते हैं। हिंदी में उसके पीछे वाद लगता है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आईएसएम से एंड करता है। अभी मैं आज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा, बिकॉज वट एवर आई एम टीचिंग नाउ यू हैव टू लर्न इन ग्रेट डिटेल इन द फ्यूचर। बट राइट नाउ मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, सो आई डोंट वांट कि मैं कोई टर्म बोलूँ तो उनको समझ में ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, राइट? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ सब समझा देना चाहता हूँ। हाँ, स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज, दिस वाज सेड बाय द प्लेटो, राइट? हाँ, कैपिटलिज्म इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजी। जितने भी आइडियोलॉजी हैं सब इज्म सेंड करते हैं, उनके अंतिम में वाद लगता है। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, मल्टी कल्चरलिज्म, फेमिनिज्म, एनार्किज्म, जितने भी नाजिज्म, फासिज्म, दीज ऑल आर आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट colonialism, these all are the ideology and we are going to talk about all of them इन ब्रीफ। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। इज्म, इज्म देखिए, इज्म से जो शब्द एंड करता है ना वो आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा। तो विचारधारा का क्या पहचान है? विचारधारा का पहचान है कि वो वाद से एंड करता है, इज्म से। लिबरलिज्म विचारधारा है, क्यों? इज्म लास्ट में लगा हुआ है। सोशलिज्म विचारधारा है, क्यों? सोशलिज्म, आईएसएम। मार्क्सिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, एनार्किज्म, फासिज्म, नाजिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, पोस्ट colonialism, पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, फेमिनिज्म, these all are the ideology। इकोलॉजिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ये सब आइडियोलॉजी है। क्यों है? नेशनलिज्म, क्योंकि लास्ट में आईएसएम लग रहा है। तो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, स्कूल में जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड पहन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, राइट? Sir, why it is being told that political thought is not the organized or systematic? मतलब पॉलिटिकल थॉट तो ऑर्गेनाइज्ड होता ही है ना, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तो होता ही है पॉलिटिकल थॉट। तो मैंने कब बोला कि नहीं होता है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड? जैसे एक सोसाइटी में अगर किसी का विचार होगा पूरे सोसाइटी का तो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड ही होगा। पॉलिटिकल क्या पूछ रहे हैं मेरे को? पॉलिटिकल फिलॉसफी मेंशन है नोट्स में? हाँ मेंशन है, नोट में मेंशन है पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। अच्छा, आगे मेंशन किया हुआ होगा, मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा, अभी हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा कमेंट में इधर उधर भटक जा रहा हूँ, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। हम अंतिम का 10-15 मिनट में आप सबका डाउट क्लियर कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे क्लास में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आए। इतना तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है हमको, मतलब कॉन्फिडेंस है। इज्म के बारे में समझ में आ गया सबको? क्या होता है इज्म? आइडियोलॉजी इज्म सेंड होता है। अब आइडियोलॉजी जो है ना, आइडियोलॉजी विश्वास का चीज होता है। हाँ, फ्लो में ही जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, हम आप लोग बुरा मत मानिएगा, थोड़ा देर के लिए कमेंट बॉक्स ऑफ करते हैं, राइट? थोड़े देर के लिए हमको एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर हम आप लोगों का जो क्यूरियस माइंड है उसको पूरी तरह से शांत करेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इज्म के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में। तो जो विचारधाराएं हैं ना, विचारधाराएं विश्वास की चीज है। आप किसी भी विचारधारा को प्रूव नहीं कर सकते। आप लिबरलिज्म को प्रूव नहीं कर सकते, जैसे आप किसी भी फिजिक्स के फिनोमिना को, केमिस्ट्री के फिनोमिना को प्रूव कर सकते हैं। आप ग्रेविटेशन को प्रूव कर सकते हैं। लिबरलिज्म ही सही है, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। हिंदुइज्म ही सही है, इस्लामिज्म ही सही है, आप प्रूव नहीं कर सकते। दीज आर आइडियोलॉजी, राइट? आप प्रूव नहीं कर सकते, विश्वास का चीज होता है। तो आपका आइडियोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम होता है, और अपने बिलीफ सिस्टम को डिफेंड करने के लिए आइडियोलॉजी अलग अलग आर्ग्यूमेंट देता है। अब जैसे लिबरलिज्म के अगर आप सभी आर्ग्यूमेंट सुनिएगा तो आपको लगेगा ना लिबरलिज्म तो बहुत बढ़िया बोल रहा है, लिबरलिज्म तो एक नंबर थ्योरी है, मतलब एक नंबर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। सॉरी, थ्योरी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, एक नंबर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है।
बट सोशलिज्म जब क्रिटिसाइज करेगा लिबरलिज्म को, तब आपको लगेगा ना ना ना, सोशलिज्म बहुत बढ़िया बोल रहा है, सोशलिज्म एक नंबर है। फेमिनिज्म कुछ बोलेगा, आपको वो भी अच्छा लगेगा। तो आप किसी भी आइडियोलॉजी को देखिएगा तो सभी आइडियोलॉजी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम ही सही हैं। अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को डिफेंड करने के लिए वो कुछ तर्क देते हैं, और वो तर्क जो है आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप उसको साइंटिफिक तरीके से वैलिड नहीं ठहरा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, तो आप उस पर बस विश्वास कर सकते हैं। आप लिबरलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, आप जो भी हैं, आप विश्वास करते हैं इसलिए आप वो हैं। आप एक हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं इसलिए हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं, इसलिए आप हैं। वरना अगर आप दोनों अपने अपने फिलॉसफी को प्रूव करने बैठिएगा तो दोनों में आपको सच्चाई देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको रियलिटी देखने को मिलेगी। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विचारधारा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कोई प्रूव नहीं कर सकता। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विषय होता है विश्वास का, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपने बिलीफ सिस्टम को डिफेंड करने के लिए काफी सारे तर्क देता है। अब चलिए हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझने का थोड़ा डिटेल में प्रयास करते हैं। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, कभी कभी जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, किसी जाति के खिलाफ हैं। हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के साथ हैं। मेरे स्टूडेंट सब मेरे लिए बराबर हैं। उसको पर्सनली मत लीजिएगा, उसको उसको जो है एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा। जो हम पढ़ रहे हैं अभी उसको उससे रिलेट करके देखिएगा। ऐसे नहीं कि अरे सर आप ऐसे बोल दिए, क्योंकि बहुत सारा हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमको बोलते हैं आप एंटी हिंदू हैं। ऐसा नहीं है भाई। हम जितना हिंदुज्म का पालन करते हैं, बहुत लोग नहीं करते होंगे इतना, हम बहुत अच्छे से अपने धर्म का पालन करते हैं। बट एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल देना पड़ता है, राइट। तो उसमें आप लोग उसको नेगेटिव वे में मत लेकर चलिएगा। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आई होप आप सबको समझ में आ गया। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम लोग समझते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आमतौर पर हम एक ट्रायड के तौर पर दिखा सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक तरफ अगर हम ट्रायंगल बनाए, ट्रायड बनाए, तो एक तरफ हम इंडिविजुअल व्यक्ति को रख सकते हैं, दूसरी तरफ हम रख सकते हैं सोसाइटी को, और तीसरा तरफ हम स्टेट को रख सकते हैं। ये आपके ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज हैं, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज। जो आपका आइडियोलॉजी है जो कहेगा इंडिविजुअल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो कहता है इंडिविजुअल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यक्ति अपने आप में सब कुछ है, इंडिविजुअल अपने आप में सब कुछ है। सोसाइटी को जो है इंडिविजुअल के हक में काम करना चाहिए, इंडिविजुअल के फेवर में काम करना चाहिए। स्टेट को भी इंडिविजुअल के फेवर में काम करना चाहिए। सबसे सुप्रीम कौन है? इंडिविजुअल सबसे सुप्रीम होता है। जेरेमी बेंथम, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, अभी इतना थिंकर बोल रहे हैं, इनको अभी माइनस कीजिएगा, दिमाग में से नहीं याद होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, दोबारा से पढ़ना है। रूसो, थॉमस पेन, बहुत सारे थिंकर हैं। और जो लोग इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा महत्व देते हैं उसको लिबरलिज्म कहा जाता है। मतलब जो लिबरलिज्म है वो किसको ज्यादा महत्व देता है? लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। फॉर लिबरलिज्म इंडिविजुअल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिबरल्स के लिए व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति के हित में, व्यक्ति के इंटरेस्ट में सोसाइटी को भी काम करना है और स्टेट को भी काम करना है। दोनों को व्यक्ति के हित में काम करना है। जो लिबरल्स होते हैं इनके लिए फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सिटीजनशिप है, डेमोक्रेसी है, हमें सब पढ़ना है। तो लिबरलिज्म किस चीज पर बिलीव करता है? लिबर्टी पर। कहता है कि लिबर्टी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी आमतौर पर इतना ही समझिए, लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है? इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक और आइडियोलॉजी की, जो कि लिबरलिज्म से भी एक कदम ज्यादा जाकर आपका इंडिविजुअल को महत्व देता है, एक कदम और आगे बढ़ के, कोई बता सकते हैं कौन सा आइडियोलॉजी है? कमेंट बॉक्स हम ऑन कर रहे हैं, एक सेकेंड। कोई बता सकते हैं कौन सा ऐसा आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म के जैसा है, जो लिबरलिज्म से ज्यादा लिबर्टी की बात करता है? सब गलत आंसर दे रहे हैं। सोशलिज्म तो बिल्कुल लिबर्टी की बात नहीं करेगा, इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा। लिबर्टेरियनिज्म टाइप होता है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म में दो तीन टाइप होते हैं। इंडिविजुअलिज्म टाइप है लिबरलिज्म का, यूटिलिटेरियनिज्म,
एनार्किज्म इज द करेक्ट आंसर। वैभव गेव द करेक्ट आंसर, एनार्किज्म। एनार्किज्म जो है, एनार्किज्म लिबरलिज्म से एक कदम और आगे बढ़ेगा और कहेगा कि इंडिविजुअल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल की लिबर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? तो लिबरलिज्म और एनार्किज्म ऐसी आइडियोलॉजी है जो जिसको इंडिविजुअल को महत्व देना है। लिबरलिज्म कहता है स्टेट इज नेसेसरी इवल। लिबरलिज्म कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य बुराई क्यों है? राज्य मने देश, पॉलिटिकल साइंस के भाषा में। बिहार झारखंड से कंफ्यूज मत कर जाइएगा। राज्य मने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बात कर रहे हैं हम। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब ये आपका बुराई क्यों है? लिबरलिस्ट क्यों ऐसा कहते हैं? तो इसीलिए लिबरलिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि राज्य आपके स्वतंत्रता को लिमिट करता है, कानून बनाता है, कानून बना के आपके स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन राज्य आवश्यक भी है। स्टेट इज इवल बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी। व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज स्टेट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू। आपको राज्य जो है रक्षा भी आपकी करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। राज्य नहीं होगा तो एक दूसरे का खून खराबा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जैसे स्टेट ऑफ नेचर में हुआ करता था, जिसके बारे में हॉब्स बात करते हैं। लोग एक दूसरे को मार दिया करते थे अगर कोई चीज एक दूसरे से चाहिए था तो इसी तरह से काम होगा। तो राज्य हमारे लिए बुराई है, इवल है। क्यों इवल है हमारे लिए? क्योंकि राज्य हमारे फ्रीडम को लिमिट करता है, लेकिन नेसेसरी भी है, क्योंकि राज्य हमें सुरक्षित भी रखता है। ये लिबरलिज्म का मानना है। वहीं एनार्किज्म की माने तो एनार्किज्म एक कदम और आगे बढ़ेगा, बोलेगा स्टेट इज एन अननेसेसरी इवल। मतलब बुराई तो है ही, प्लस में अनावश्यक है, नॉट नेसेसरी एट ऑल। स्टेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाएगा एनार्किज्म से ऐसा क्यों भाई, स्टेट क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? तो इनका ह्यूमन नेचर का अगर आप कॉन्सेप्ट देखिएगा एनार्किस्ट का, तो एनार्किस्ट ऐसा मानते हैं, एनार्किज्म में पीजे प्रुधों के बारे में पढ़ना है, मिखाइल बाकुनिन के बारे में पढ़ना है, पीटर क्रॉप्टकिन के बारे में पढ़ना है, जॉर्ज सोरेल के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे थिंकर्स हैं, धीरे धीरे सब जानेंगे, राइट? तो एनार्किज्म जो है, एनार्किज्म कहता है कि इंडिविजुअल्स आर वेरी लविंग, दे आर वेरी काइंड, दे सपोर्ट ईच अदर बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज। ना 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 ना, वो तो कंजर्वेटिज्म होता है ना जी, जो अपना करंट सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता, वो अलग चीज है। आप अलग जगह पे चले गए, राइट? हाँ, गांधी जी एनार्किस्ट थे। गांधी जी को फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है। अब ये सब हम बाद में बताएंगे, फिर हम कमेंट बॉक्स ऑफ कर रहे हैं आप लोग हमको। मेन होता क्या है ना, आप कुछ वर्ड बोलते हैं तो मेरा दिमाग में जितना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम मेरे मुंह से निकलते जाता है, टॉपिक से हम भटक जाते हैं। एनार्किज्म कहता है कि इंडिविजुअल्स लविंग है, जो लोग हैं उनका ह्यूमन नेचर कैसा है? लविंग, काइंड, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखते, कभी भी एक दूसरे के से जेलस फील नहीं करते। और इसीलिए स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इतने अच्छे हैं तो क्राइम कहाँ से होगा? सब एकदम चंगा चलेगा अपने सोसाइटी में। तो एनार्किज्म इसलिए कहता है स्टेट अननेसेसरी इवल है। इवल है क्योंकि आपके स्वतंत्रता को कम करता है, अननेसेसरी इसलिए है क्योंकि स्टेट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बहुत अच्छे हैं। अब कितने अच्छे लोग हैं आप जानते हैं, राइट? अब यहां पर इसी तरह से हम बात करते हैं सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म ऐसी थ्योरी है जो कि सोसाइटी को ज्यादा महत्व देता है। सोशलिज्म का मानना है कि सोसाइटी इज द एंड इन इटसेल्फ। सोसाइटी अपने आप में ही एंड है और सबको सोसाइटी के हित में काम करना चाहिए, समाज के हित में काम करना चाहिए। इंडिविजुअल को भी सोसाइटी के हित में काम करना चाहिए और स्टेट को भी सोसाइटी के हित में काम करना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सोशलिज्म का ही टाइप होता है आपका मार्क्सिज्म, राइट? सोशलिज्म का ही टाइप होता है मार्क्सिज्म। सोशलिज्म तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में आप देखिएगा तो आपको इसमें देखने को मिलेगा गिल्ड सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म। अब ये सब क्या होता है, जब हम सोशलिज्म पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, या जिसको हम फेबियनिज्म कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जर्मन सोशल डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री सोशलिज्म। तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के काफी सारे प्रकार होते हैं, रिविजनिज्म, रिविजनिज्म, ये सब इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के टाइप हैं। एक आपका होता है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब ये सब क्या होता है अब हम नहीं बताएंगे, ओके? रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म बस आप याद रखिए, जानिए कि पढ़ना क्या क्या है हम लोग को भविष्य में। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, तो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है ना, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का टाइप होता है
एक तो टाइप होता है मार्क्सिज्म और दूसरा होता है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म क्या होता है? सुब्रा रंजन का मैम का नोट्स उठाकर देखिएगा कभी। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म ऐसा विचार है जो कि कार्ल मार्क्स के विचार को केंद्र में रख के लिखा गया। मतलब दे हैव कंसिडर्ड द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स इन द सेंटर, इन द कोर। एंड ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में लेनिनिज्म आ जाएगा, लेनिन का विचार, मौ का विचार आ जाएगा, रोजा लग्जमबर्ग का विचार आ जाएगा। ये तीन लोगों का विचार हम लेते हैं। समझ में आया? अब आप लोग पूछेंगे कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म मार्क्सिज्म के अंदर ही एक आपका स्टेज है। कम्युनिज्म अपने आप में कोई थ्योरी नहीं है। कम्युनिज्म मार्क्सिज्म का एक चरण है। कार्ल मार्क्स एक चरण की बात करते हैं जिसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो कम्युनिज्म इज जस्ट द पार्ट ऑफ द मार्क्सिज्म। हम लोग बोल चाल के भाषा में हम लोग कम्युनिज्म मार्क्सिज्म कह देते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट समझने की कोशिश करें तो सोशलिज्म, अगर हम पूछेंगे मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म एक बड़ा विचार है, उसी के अंतर्गत आपके इतने सारे विचार आते हैं। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, राइट, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में गिल्ड सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, जर्मन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पार्लियामेंट्री सोशलिज्म, रिविजनिज्म, ये सब आपके विचार हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करें तो मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म का ही एक आइडिया है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कोई अलग थ्योरी नहीं होती है। ओके, आमतौर पर हम लोग कह देते हैं अच्छा कम्युनिज्म, लेकिन कम्युनिज्म कोई अलग थ्योरी नहीं है। जानेंगे इसके बारे में कभी। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म इसके अंदर आएगा। रोजा लग्जमबर्ग का थ्योरी आएगा इसके अंदर, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया। इन सब में एक बात कॉमन है, इसीलिए इनको सोशलिज्म के अंतर्गत रखा गया है। They all are giving importance to society. For them, the society is very important. The society is end in itself. समाज अपने आप में सब कुछ है। व्यक्ति को और राज्य को समाज के हित में काम करना चाहिए। अगर समाज का हित पूरा होगा तो व्यक्ति का हित खुद पूरा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही एक अंग होता है। तो समाज को ये महत्व देते हैं, इस बात को समझना है। दे गिव इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी। The individuals and state must work in the interest of the society. If the interest of the society is fulfilled, then the interest of the individuals are also fulfilled, because individuals are nothing, they are just the part of the society. That's the socialism. And socialism is focusing much on equality. सोशलिज्म के लिए जो पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह है समानता। सोशलिज्म समानता की बात करता है, और सोशलिज्म के जितने मैंने प्रकार बताए सभी समानता की बात किया करते हैं। कोई डाउट नहीं है, राइट। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि नाम सुनने से आप लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या बोल दिए। इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्टेट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे उसके बारे में, हीगल के बारे में आप लोगों को सेमेस्टर 6 में पढ़ना है, आप लोग इसी साल पढ़िएगा, डोंट वरी फॉर दैट, राइट। तो सबसे पहले तो ऐसे थिंकर हुए थे हीगल, राइट, हेगल। तो हेगलवाद की थ्योरी जो है, हेगलवाद से इंस्पायर होकर दो तीन और आपके विचार आए। नाजिज्म जो कि स्टेट को महत्व देता है, फासिज्म जो कि स्टेट को महत्व देता है। ये सब थ्योरीज स्टेट को महत्व देते हैं। हीगल का मानना था स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। राज्य जो है ना, उसी प्रकार जैसे भगवान अवतरित होते हैं धरती पर, उसी तरह से राज्य अवतरित हुआ है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप लोग समझने में गलती कर देते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको डिवाइन राइट थ्योरी के बारे में पढ़ाया था, सॉरी नहीं पढ़ाया था, आज के क्लास में पढ़ाने वाले हैं। सुन लीजिए डिवाइन राइट थ्योरी क्या है। डिवाइन राइट थ्योरी मानता है, मेडिएवल टाइम में काफी ज्यादा फेमस था, सेंट ऑगस्टिन इसके प्रोपाउंडर हैं, और भी काफी सारे थिंकर हैं, राइट। अभी अगर आप मॉडर्न टाइम में देखिएगा तो जॉन लॉ के टाइम में एक थिंकर है रोबोट फिल्मर करके, वो भी उस थ्योरी को देते हैं, डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी का ये मानना है कि जो स्टेट है उसको भगवान जी ने बनाया है। द स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड द किंग हिमसेल्फ इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। मतलब जो राजा है ना, राजा खुद दूत है भगवान का, तो राजा के खिलाफ नहीं जाना है। राजा के खिलाफ जाएंगे तो पाप लगेगा, नरक में जाइएगा, ऐसा कहता है डिवाइन राइट थ्योरी, जो कि आज कोई नहीं मानता उसको, राइट। अब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मानते हैं। और उससे भी अगर हम आगे बढ़े तो जेरेमी बेंथम के बात को हम लोग मानते हैं। जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया दिया, उसके बारे में भी चलिए थोड़ा सा डील कर लेते हैं इसको पहले बता के। तो यहाँ पे हीगल ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान जो है उन्होंने राज्य बनाया, ऐसा नहीं कह रहे हैं हीगल। हीगल कह रहे हैं
कि भगवान में कोई गलती नहीं होती, भगवान परफेक्ट होते हैं, भगवान में गलतियां नहीं होती, भगवान परफेक्शन की निशानी है। जैसे भगवान परफेक्शन की निशानी है, उसी तरह से जो स्टेट है ना, वो परफेक्ट होता है। स्टेट इज द परफेक्टेड रेशनैलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीवीटी पीजी। हु सेड स्टेट इज द परफेक्टेड रेशनैलिटी? GWF हीगल। हीगल कहता है कि स्टेट परफेक्टेड रेशनैलिटी है। परफेक्टेड रेशनैलिटी का मतलब कि स्टेट कोई गलत काम नहीं कर सकता, स्टेट परफेक्ट होता है। जैसे भगवान परफेक्ट है, उसी तरह से स्टेट परफेक्ट होता है। इसीलिए भगवान और स्टेट की तुलना की गई है। इसीलिए कहा गया है कि राज्य तो मानो ऐसा है जैसे खुद भगवान चलकर धरती पर उतर आए हैं। जैसे खुद भगवान जितने परफेक्ट हैं, उतना ही परफेक्ट हमारा स्टेट है। क्योंकि स्टेट कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट के पास परफेक्टेड रेशनैलिटी होता है। राज्य की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए। तो राज्य की बात माननी चाहिए। अगर आप राज्य की बात मानेंगे तो वही फ्रीडम है। राज्य की बात करना, राज्य की सेवा करना, वही फ्रीडम होता है। फ्रीडम और कुछ नहीं है। तो हीगलिज्म जो है, आपका जो हेगलवाद है, हेगलवाद टोटलिटेरियन नेचर के गवर्नमेंट को जन्म देता है। हिटलर ने क्या किया? हेगल का सहारा लिया, कहा नाजी स्टेट, जर्मन स्टेट सबसे बेस्ट, इसकी बात मानो, स्वर्ग, स्वर्ग में जाओगे सीधे। फासिज्म यही काम करता है। तो नाजिज्म, फासिज्म, अभी ये सब एक तरह से गाली है आज के जमाने में। आप अगर किसी को नाजी और फासिस्ट बोल दीजिएगा तो मारने पीटने लगेगा, खतरनाक टाइप से। तो ये सब अपने आप में अभी बहुत खराब वर्ड्स हैं, बट यही है इनकी थ्योरी, यही है इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा है। इज्म है, विचारधारा है। ये लोग राज्य को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। कहते हैं स्वतंत्रता चाहिए, राज्य की बात मानो, स्वतंत्रता मिलेगी। राज्य जो कर रहा है, जो ही कह रहा है, बस मान लो। क्वेश्चन मत करो, लीडर को क्वेश्चन नहीं करना है। लीडर को क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत है। फिर तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी नहीं रहेगी। ये तो मैं ऐसे ही, मैं थोड़ा सा, मैं एस्कैरिज्म, मतलब थोड़ा सा मैं ऐसी जोक कर रहा हूँ, राइट। मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे राज्य के खिलाफ बोलते हैं तुरंत जेल वेल में चल जाता है इंसान, राइट। तो बस वही चीज है। आई होप आपको क्लियर हो गया स्टेट के बारे में। तो इसी को हम कहते हैं नाजिज्म, फासिज्म या हीगलवाद, राइट। अब यहाँ पे एक और थ्योरी है, यूटिलिटेरियनिज्म। चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य कैसे बना, आखिर स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया? पॉलिटिकल साइंस में दो चीजों को पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में पावर पढ़ा जाता है, और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है आपका स्टेट के बारे में। गार्नर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द स्टेट। राजनीति का शुरुआत और अंत दोनों राज्य के साथ हो जाता है। मतलब राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में। टालकोट पार्सन कहते हैं जिस तरह से हम लोग मुद्रा को पढ़ते हैं, मुद्रा मतलब मनी, करेंसी, जिस तरह से इकोनॉमिस्ट के लिए मुद्रा का अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है, as it is important for an economist to study the currency, to study the money, in same way it is important for the political scientist to study the power. Power is money in political science. आपके पास जितना ज्यादा पावर होगा, आप उतनी चीजों को खरीद सकते हैं, और उतनी चीजों को खरीद सकते हैं। मैं पैसे के टर्म में बात नहीं कर रहा, आप स्टेटस को खरीद सकते हैं पावर के साथ। तो हम पावर के बारे में स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और स्टेट के बारे में। तो पावर के बारे में तो कभी बाद में बात करेंगे। फ्रेडरिक नीशा के बारे में जब हम आपको बताएंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बताएंगे, तो कभी पावर के बारे में बात किया जाएगा। और जो हम बोलते जा रहे हैं, एक बार और लेक्चर दोबारा से देखिएगा, पॉज कर करके रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना लेना है, छोटा छोटा पॉइंट लिख के। ये दोबारा से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पढ़ाए तो भूल जाइएगा क्लास के बाद। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना फिर आगे के क्लास में हम बोलेंगे ये सब टर्म तो आपको समझ में आएगा नहीं, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। तो स्टेट आखिर कैसे एग्जिस्टेंस में आया? तो इसके बारे में तीन एकदम बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं। सबसे पहला विचार एरिस्टोटल देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। चलिए इसके बारे में मैंने कहीं लिखा भी है नोट्स में, वहां पे मैं चलता हूं। ये आपका एंशियंट ग्रीस में ये काफी पॉपुलर आइडिया था, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, राइट। एंशियंट ग्रीस में ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का क्या मानना है? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहता है कि राज्य जो है एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, राज्य एक जीव की तरह है। राज्य ग्रो करते रहता है। अगर राज्य ग्रो करना बंद कर देगा, मतलब अगर एक्सपैंड करना बंद कर देगा, तो राज्य
पेरिश कर जाएगा। पेरिश मतलब अंत हो जाएगा उसका, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहता है कि राज्य नेचुरल है। जीव कैसे होता है? नेचुरली। एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली आता है, आर्टिफिशियली तो आता नहीं है, राइट? तो राज्य नेचुरल है। पूछा गया अरिस्टोटल से, कैसे है भाई नेचुरल, थोड़ा बताओ समझा के। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि देखो भाई, एक जो आपका इंडिविजुअल होता है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। एक इंडिविजुअल अपने आप से सभी अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, अपने सभी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है। तो अपने सभी नीड्स को इंडिविजुअल पूरा नहीं कर पाता था, इसीलिए इंडिविजुअल ने पहले फैमिली बनाई। नेचुरली बनी फैमिली, किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में। नेचुरल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सोची समझी कोई रणनीति नहीं थी कि अच्छा आज से चलो परिवार बनाते हैं, नहीं। जरूरी था। अब खाना 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 सोच समझ के खाते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक इंसान है, वो बेचारा 10 दिन से खाना नहीं देखा है, सोच समझ के खाना खाएगा कि नेचुरली खाएगा? उसके अंदर इंस्टिंक्ट है। अभी आप भले ही डिसाइड कर सकते हैं फ्रॉम वेयर यू नीड टू ईट द पिज्जा, फ्रॉम लैपिनोज और फ्रॉम डोमिनोज, दैट कैन बी योर चॉइस, राइट? बट अ पर्सन हु इज हंग्री फॉर 10 days, he is not going to see any choices at all. Whatever he is going to eat, he is going to eat that, isn't it? तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इसीलिए परिवार अपने नेचुरली बना। इंडिविजुअल अपना सभी जरूरतों को एक साथ पूरा नहीं कर पाता था, इंडिविजुअल ने परिवार बना लिया। परिवार भी सभी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाया, कुछ कुछ जरूरतों को पूरा कर पाया, लेकिन परिवार भी सभी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाया। तो इंडिविजुअल ने गांव बना लिए। गांव बना, फैमिली से गांव बना। गांव जो है, विलेज जो है, वो भी बहुत सारे जरूरतों को पूरा कर पाया, लेकिन विलेज भी सभी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाया। तो अंतिम में बहुत सारे विलेजेस मिलकर एक स्टेट बनाए, और स्टेट जो है ये सभी जरूरतों को पूरा कर देता है, ऐसा अरिस्टोटल का मानना है। इसीलिए स्टेट नेचुरल है। स्टेट खुद इवॉल्व हुआ है। स्टेट को किसी ने ऐसा नहीं कि सोचा समझा था कि नहीं चलो स्टेट बनाते हैं, खुद फैमिली बनी, इंडिविजुअल से फैमिली बनी, विलेज बना, स्टेट बना। नेचुरल प्रोसेस था ये, कोई सोचा समझा साजिश नहीं था, मतलब स्ट्रैटेजी नहीं थी, राइट? साजिश बोलना इज नॉट द गुड टर्म, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपका ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है। ये आपका एंशियंट टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर था। मेडिएवल पीरियड में अगर हम आएंगे तो मेडिएवल पीरियड में डिवाइन राइट थ्योरी जो है पॉपुलर हो गई। डिवाइन राइट थ्योरी क्या कहती है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि राज्य किसने बनाया, उनसे पूछा जाता, क्योंकि स्टेट से ही पॉलिटिक्स एंड और स्टार्ट होता है। तो राज्य को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि राज्य आया कैसे। तो इनसे पूछा जाएगा, मेडिएवल पीरियड वालों से, कैसे राज्य आया भाई? सेंट ऑगस्टीन को बुला के खड़ा करके पूछे, बोलेंगे देखो बच्चा, राज्य जो है भगवान ने बनाया है, और जो राजा है वो भगवान का दूत है, भगवान का मैसेंजर है। राजा के खिलाफ कभी मत जाना, जाओगे तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे, हेल में जगह मिलेगा तुमको। ये डिवाइन राइट थ्योरी है कि किसने राज्य बनाया? भगवान जी ने खुद बनाया है, राइट? और राजा जो है भगवान का दूत है। ये थ्योरी को बाद में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा जब पॉलिटिकल थ्योरी में आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। आपको जब हम रेनेसा के बारे में बताएंगे, इनलाइटेनमेंट के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। उससे पहले रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाएंगे, उससे पहले फिर बाद में आपको इनलाइटेनमेंट पढ़ाएंगे, तो उस समय हम देखेंगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन, राइट? क्योंकि मेडिएवल पीरियड को मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेडिएवल पीरियड का जो जमाना था इसको डार्क एजेस बोला जाता है। डार्क एजेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने सोचना समझना बंद कर दिया था। यहाँ के लोग अपना दिमाग नहीं लगाते थे। एंशियंट टाइम पीरियड में अगर आप देखिएगा तो लोग कम से कम चीजों को क्वेश्चन किया करते थे। एंशियंट टाइम पीरियड में, एंशियंट टाइम पीरियड में लोग पूछते थे, सवाल पूछते थे, उसका आंसर खोजने की कोशिश करते थे। भले ही आंसर गलत हो, दिक्कत नहीं, लेकिन पूछने का कोशिश किया, समझने का इन लोगों ने कोशिश किया। अरिस्टोटल ने भी समझने का कोशिश किया। अरिस्टोटल को फिजिक्स का फादर बोला जाता है, बायोलॉजी का, जूलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का। अरिस्टोटल के जो थे आपके पिता, वो खुद डॉक्टर थे। एक डॉक्टर थे अरिस्टोटल के पिता। जो मेसिडोनिया का राजा था उसके कोर्ट में डॉक्टर थे, इसीलिए अरिस्टोटल को बायोलॉजी का भी नॉलेज था। इसीलिए उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल सॉरी बायोलॉजी भी कहा जाता है। हम लोग एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, वो कितना का फादर बन के बैठे हुए हैं, आप सोचिए, राइट? तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का खास बात क्या था एंशियंट टाइम का? एंशियंट टाइम में लोग क्वेश्चन किया करते थे। अच्छा आप ये बताइए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके? कमेंट बॉक्स ऑन करते हैं। मान लीजिए एक सिक्का और एक हम पंख, मतलब फेदर, दोनों को एक हाइट से ड्रॉप करें एक वैक्यूम रूम में जहां कोई एयर ना हो, तो कौन पहले गिरेगा? एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ से ऑन होगा जी? जस्ट ए सेकंड।
हाँ बताइए तो मालिक, क्या होगा? एक सिक्का को, और अच्छा, एक लगता है कोई साइंस बैकग्राउंड का है। किसने आंसर किया पहली बार? हाँ, हाँ दोनों सेम टाइम पर गिरेगा, राइट। दोनों सेम टाइम पर गिरेगा, राइट। ये किसने सबसे पहली बार हमें बताया कि दोनों सेम टाइम पर गिरेगा? जीरो ग्रेविटी नहीं होगी। थोड़ा सा फिजिक्स भी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम आईआईटी का एग्जाम एग्जाम देते थे, पैसा वैसा नहीं था तो इसलिए। गैलीलियो ने बताया इस चीज को। किसने बताया? गैलीलियो ने बताया, राइट। जो पीसा का टावर आप देखे हैं ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, रोम में देखने को मिलेगा, ऐसा झुका हुआ दिखता है, राइट। तो वहां से गैलीलियो एक्सपेरिमेंट करता है। अरिस्टोटल लोग मानते थे कि जो भारी चीज है वो पहले गिरेगी जमीन पर, और हल्की चीजें बाद में गिरेंगी। जैसे आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये भी बोला कि क्वाइन गिरेगा पहले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वैक्यूम, अगर एयर ना हो तो क्वाइन नहीं गिरेगा। क्वाइन जो है, क्वाइन और फेदर दोनों साथ में गिरेगा, अगर दोनों को सेम हाइट से छोड़ा जाए तो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों पर एक ही ग्रेविटी काम कर रहा है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अर्थ का, वो कितना होता है जी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू। तो जो अर्थ है, जो धरती माता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं। वो सबको एक बराबर एक्सीलरेशन से खींचेंगी अपने तरफ। क्योंकि दोनों को एक बराबर एक्सीलरेशन से खींचेंगी, तो बॉडी का मास कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात आज प्रूव हो गई है, सबको ही जानते हैं, आप सब आंसर भी कर रहे हैं। अरिस्टोटल ने बिल्कुल गलत बताया। अरिस्टोटल ने बोला कि भारी चीज पहले गिरेगा, हल्का बाद में गिरेगा, ये बोला अरिस्टोटल ने। लेकिन कम से कम बेचारा सोचा तो, खोजने का तो कोशिश किया कम से कम, कि आखिर होगा क्या। मिडिएवल पीरियड में अगर आप पूछते कोई सवाल, तो बोलते भगवान ऐसे किए हैं। सभी चीजों का आंसर भगवान होता था मिडिएवल पीरियड में। मिडिएवल पीरियड में चर्च इतना स्ट्रांग हो गया था, इतना स्ट्रांग हो गया था। हाँ, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर बना सकते हैं, राइट। जो तीन लॉ है मोशन का, देखिए अभी भी हमको याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 as। देखिए याद है हमको, क्योंकि हम अमेरिका में पहले स्टार्टिंग में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया करते थे बच्चों को। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, दिल्ली में पढ़ते थे, तो कमाना पड़ता था ना जी, घर से पैसा नहीं मिलता था, घर में देना पड़ता था उल्टा। तो मेरा बैकग्राउंड था साइंस का। आई वॉज झारखंड टॉपर। आई वॉज फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, आई वॉज झारखंड टॉपर इन आईएसी। तो उस समय पैसे वैसा था नहीं घर में। तो जब हम गए बाद में पढ़ाई लिखाई किए, हाँ, थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स इन मिडिवल टाइम, बिल्कुल सही बात है। रिलीजन भी था, स्टेट भी था, दोनों, राइट। अब थोड़ा सा फिर से कमेंट बॉक्स ऑफ करके थोड़ा एक मजेदार कहानी सुनने पर ध्यान दिया जाए। आज के क्लास में देखते हैं कितना हो पाता है। अब होता क्या था मिडिवल पीरियड में? मिडिवल पीरियड में ये मान्यता थी, चर्च बोलता था वही सही था। अगर आप चर्च के खिलाफ जाते तो हेरेसी हो जाता, मतलब ब्लास्फेमी का केस लग जाता। माने आप धर्म के विरोधी हैं, और आप धर्म के विरोधी हैं तो छोटा मोटा सजा नहीं, सीधे मौत का सजा दे दिया जाता था। उस समय लोगों की मान्यता क्या थी मिडिवल पीरियड में? और ज्यादा दिन पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं मिडिवल पीरियड की बात बता रहा हूँ, आज के 1000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दिन पहले की नहीं। मतलब 1000 साल लंबा समय होता है, बट काफी पास का ही है। अगर आप देखिएगा ह्यूमन बींग्स कब से रह रहे हैं, एंशिएंट पीरियड, ये सब अगर मिला जुला के, वहां माना जाता था कि धरती जो है फ्लैट है, धरती फ्लैट होता है। ऐसा जो क्रिश्चियनिटी टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ था। ये भी माना जाता था कि जो सन है, सन आपका धरती के चारों तरफ घूमता है, धरती नहीं घूमता है चारों तरफ सन का। मतलब जियो सेंट्रिक अर्थ का कॉन्सेप्ट था, कि सेंटर में क्या है? सेंटर में अर्थ है, और अर्थ जो है चारों तरफ अर्थ का चक्कर लगा रहा है, सन और बाकी प्लैनेट व्लैनेट। ये कॉन्सेप्ट था। इसी को हम लोग नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिस्ट रिलीजन, जो सोचता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। नार्सिसिज्म, जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, उसको नार्सिसिस्ट कहा जाता है, राइट। काफी बार जो एरोगेंट होता है, घमंडी होता है, उसको नार्सिसिस्ट कह देते हैं। तो नार्सिसिस्ट रिलीजन हुआ करता था उस टाइम में। सबसे पहली बार कॉपरनिकस ने कॉपरनिकन रेवोल्यूशन लाया। कॉपरनिकस ऐसे पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि देखिए भैया, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो आपका हेलोसेंट्रिक है। हेलोसेंट्रिक का मतलब सन जो है वो केंद्र में है, और चारों तरफ से जो है अर्थ चक्कर लगाता है सन का।
तो बुलाया गया कोपरनिकस को जेल में डाल दिया गया। मारा नहीं गया उसको, गोड़ हाथ पड़ा होगा, मार वार खाया होगा, जो भी हुआ होगा उसके साथ, गोड़ हाथ पड़ा, मार वार खाया होगा, जेल में रहा, तबीयत बेचारे की बिगड़ गई, जेल से बाहर निकला तो बेचारा मर गया कुछ दिनों के बाद। समझ में आया? उसका स्टूडेंट हुआ केपलर। केपलर क्लास 9th में पढ़े होंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एनसीईआरटी में। केपलर वाज द स्टूडेंट ऑफ कॉपरनिकस। केपलर ने भी अपने गुरु ने जो बोला उस चीज पर विश्वास किया, उसने अपनी थ्योरी दी। औकात नहीं था उसका कि दुनिया के सामने जाकर बता पाता, अगर बताता तो उसके साथ क्या होता उसको पता था। तो केपलर के थ्योरी के बारे में बाद में पता चला, बाद में पब्लिश होता है। उस समय एक ब्रूनो नाम के फिलोसफर थे। ब्रूनो नाम के फिलोसफर ने दो विचार दिए। ब्रूनो नाम के फिलोसफर ने कहा कि उन्होंने एलियन का सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट दिया। मे बी कोई और भी सोचता होगा ऐसा, बट ब्रूनो ने सबसे पहली बार आर्टिकुलेट किया। राइट, ब्रूनो ने कहा कि जैसे धरती एक प्लैनेट है, ऐसा काफी सारे प्लैनेट हो सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो। और कहा कि कॉपरनिकस सही थे। कॉपरनिकस, क्योंकि जो सन है, सन केंद्र में है, द सन इज एट द कोर, सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये कहा ब्रूनो ने। ब्रूनो को बुलाया गया, एग्जाम्पल सेट करने के लिए ब्रूनो को पब्लिक में जिंदा जलाया गया, ब्लास्फेमी का ताकत दिखाने के लिए कि देखो धर्म के खिलाफ हो गए, धर्म के अगर पुस्तकों के खिलाफ बोलोगे तो क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। राइट। गैलीलियो ने, जिन्होंने वो मैं एग्जांपल दे रहा था जिनका भी, राइट, कि दोनों को एक साथ अगर छोड़ेंगे तो कौन पहले गिरेगा, गैलीलियो ने गैलीलियो ने फिर से जो कॉपरनिकस ने बोला उसके बारे में बोला। गैलीलियो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया है। राइट, पहली बार टेलीस्कोप गैलीलियो ने ही बनाया था। पेटेंट वेटेंट उन्हीं का है। अब यहाँ इंडिया में भी बोला जाता है बहुत लोग बनाए थे पहले, उनके बारे में हमको आइडिया नहीं है। जो एडुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाएगा वही ना पढ़ेंगे जी। तो गैलीलियो ने बनाया था टेलीस्कोप भी। गैलीलियो ने बोला कि भाई देखो कोपरनिकस भी ठीक कह रहा था, राइट, ब्रूनो भी ठीक कह रहा था। गैलीलियो को चर्च में बुलाया गया, बोला कि सुने हैं कि कुछ कह रहे हो कि धरती वर्ती गोल गोल घूमता है सूर्य का, ठीक बात है। गैलीलियो को पता था कि अगर बोलेंगे हाँ तो दिक्कत हो जाएगा, मार देगा हमको। तो गैलीलियो कहता है गलती हो गई साहब, मेरी जबान फिसल गई, मुझे छोड़ दो। तो गैलीलियो ने माफी मांगा। गैलीलियो पर ऑर्डर सुनाया गया कि तुमको जेल नहीं भेज रहे हैं और मार नहीं रहे तुमको। आज के बाद ये सब, ये जो टेलीस्कोप लगा के देखते रहते हो आसमान वासमान में लिखते उगते रहते हो, ये सब बंद करो, इसका जब्त करो जी, कुछ ये सब तुम काम नहीं करोगे। गैलीलियो ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं लेकिन मैं सही बोल नहीं सकता क्योंकि वो मुझे मार देंगे। बाद में गैलीलियो ने जो बोला वो ठीक था, लोगों ने उसके बारे में जाना भी। तो ये आपका मिडिएबल पीरियड का कहानी था। राइट, मिडिएबल पीरियड को इसीलिए डार्क एज कहा जाता है। सभी चीज का आंसर रिलीजियस टेक्स्ट में। अगर रिलीजियस टेक्स्ट को आप क्वेश्चन करेंगे अपने रेशनैलिटी से, सीधे मार दिया जाएगा। इसीलिए इसको डार्क एज बोला जाता है। राइट, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इसीलिए इसमें रिलीजन इतना डोमिनेंट था, इतना डोमिनेंट था कि माना जाता था कि स्टेट भी भगवान ने ही बनाया है हमारे लिए। आई होप कोई डाउट का बात नहीं है। मिडिएबल पीरियड का पॉलिटिकल थ्योरी आपको यही देखने को मिलेगा, मैंने ये पढ़ा ही दिया आपको। राइट, तो मिडिएबल टाइम पीरियड में रोम में मेनली आपको ऐसे विचार देखने को मिलेंगे, जैसे आपको आपके डून्स स्कॉटस हो गए, जॉन कैल्विन हो गए, सेंट ऑगस्टीन हो गए। राइट, ये सब इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। जो रिलीजन और गॉड है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। सिटीजन पेरिफेरी में रहा करते थे, जो जनता थी वो पेरिफेरी में थी। केंद्र में कौन था? अगर हम ऐसे सर्कल बनाएंगे, इसको सर्क्यूमफरेंस या पेरिफेरी कहते हैं। यहाँ पे था रिलीजन और यहाँ पे था इंडिविजुअल। राइट, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा एंशियंट टाइम की बात कीजिएगा, एंशियंट ग्रीस में जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप हुई, जिसके इंपॉर्टेंट थिंकर सोक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं। अभी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक नहीं देखने में लग रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्लास है। राइट, तो यहाँ पे इनका मेन कंसर्न क्या था? ग्रीक्स का मेन कंसर्न था द गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी, कि आखिर हम अपने लोगों को अच्छी जिंदगी कैसे दें, इसके बारे में लिखते थे लोग। ग्रीक के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं आप उनको देखिएगा तो उनका एक ही पर्पस निकलेगा, एक ही कंक्लूजन अंतिम में निकलेगा कि आखिर हम अपने समाज को बेहतर कैसे बनाएं, इसके बारे में लिखा करते थे लोग। तो गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी जो है वो उनका मेन पर्पस हुआ करता था। आई होप क्लियर हो गया। मॉडर्न टाइम पीरियड कैसे आया? तो मॉडर्न टाइम पीरियड आया जब आपका पैराडिम शिफ्ट हुआ। पैराडिम मतलब दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ। राइट,
दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ। दृष्टिकोण शिफ्ट होके क्या कहा दृष्टिकोण ने? कहा कि देखो भाई, इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलीजन बाकी तमाम चीजें जो हैं वो पेरिफेरी में रखो, पहले इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल के लिए है ना रिलीजन, कस्टम, वैल्यू, सारा चीज की इंडिविजुअल उसके लिए बना है, राइट? आप बात समझ रहे हैं? ऐसा कहा लोगों ने। मॉडर्न टाइम पीरियड का जब शुरुआत हुआ, जब रेनेशा हुआ, तो उस टाइम में इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका भी काफी लंबा कहानी है। जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो आया, एक मैक्स वेबर नाम के आपके थिंकर हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, लेकिन मैक्स वेबर का एक बुक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैक्स वेबर उस बुक में ऐसा कहते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है, आता है सीवीटी पीजी सब में आ सकता है। उस बुक में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मैक्स वेबर कि रिलीजन को चैलेंज किया गया, रिलीजन को चैलेंज किया गया, इसीलिए मॉडर्न टाइम आया। क्योंकि रिलीजन ने इतना हम पे ऊपर से बेड़ियां लगा दी थी, इतने सारे चेन में बांध दिया था हमें कि हम उससे निकल नहीं सकते थे। प्रोटेस्टेंट रिलीजन जब आया, जिसने कैथोलिक रिलीजन को, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, उसको चैलेंज किया। मार्टिन लूथर किंग को उसका क्रेडिट दिया जाता है। इतिहास में दो मार्टिन लूथर नाम से इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुए हैं। एक तो मार्टिन लूथर हैं जिन्होंने 95 थेसिस लिखा था, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिलीजन को जन्म दिया। और एक मार्टिन लूथर हैं जो कि अमेरिकन सिविल राइट से एसोसिएटेड हैं, ये 1960s में थे। मार्टिन लूथर जूनियर के बारे में आप जानते होंगे, ब्लैक अमेरिकन राइट के लिए लड़े थे, ब्लैक पैंथर उनकी पार्टी थी, और वही ब्लैक पैंथर पार्टी को आधार बनाकर दलित पैंथर पार्टी का जो है स्थापना किया था महाराष्ट्र में, राइट? दलित पैंथर, जो दलित के राइट्स हैं उनके लिए। तो इसीलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। तो रिलीजन को हमने जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और बाद में मॉडर्न टाइम आया। मॉडर्न टाइम को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? मॉडर्न टाइम को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि इंडिविजुअल इसमें केंद्र में है और रिलीजन इसमें पेरिफेरी में है, रिलीजन को कम महत्व दिया जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये मॉडर्न टाइम का सोच कैसे डेवलप हुआ? तो मॉडर्न टाइम का सोच डेवलप हुआ, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया रिलीजन को। जो रिलीजन है वो ह्यूमिलिटी सिखाता था, जो कि अच्छी चीज है। रिलीजन जो है सिंप्लिसिटी सिखाता था। रिलीजन जो है, ये दोनों ठीक चीजें हैं। एक और चीज जो है रिलीजन सिखाता था, रिलीजन सिखाता था हमें एक्यूमुलेट नहीं करना है, हमें पैसे नहीं जमा करने हैं। और पैसे नहीं जमा करने हैं, इसीलिए रिलीजन जो है वो हमें समुद्र पार करने को भी जो है अनुमति नहीं देता था। समुद्र पार करने पर धर्म भ्रष्ट हो जाता था, क्योंकि रिलीजन को पता था कि अगर ये मिडिल क्लास वाले लोग, अगर छोटे छोटे लोग समुद्र पार करके ट्रेडर बन जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे तो हमारी जूती के नीचे रहेंगे नहीं। तो रिलीजन ने पूरा का पूरा खेल रचा था। मैं भारत का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, यूरोप का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि सीरियस मत लीजिएगा। यूरोप में यही चीज था, सेम चीज। तो यूरोप में भी आपको समुद्र नहीं पार करना था, राइट? तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि आखिर गरीबी, जल और आपका जहालत, और आप मतलब एक तरह से बदहाली में रह के क्यों भगवान को याद करना? रिलीजन कहता था कि भगवान तभी मिलेंगे जब तुम कष्ट सहोगे, जब तुम जमीन में सोओगे, कांटों पर चलोगे, अंगारों पर चलोगे, तभी भगवान मिलेंगे। तो इन लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। इन लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? रिलीजन तो हमें ऐसे भी मिल सकता है ना, एसी में बैठ के पूजा करने से क्या दिक्कत है भाई आपको? हम एसी में बैठ के पढ़ा रहे हैं, चाहे आप लोग अच्छे जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं, दिक्कत क्या है इस बात में? प्रॉब्लम क्या है? हम मेरा आवाज तो ठीक है ना जी? एक बार कमेंट कीजिए तो आप लोग, आवाज मेरा ठीक से जा रहा है ना? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, हमको लगा कि गड़बड़ हो गया क्या कहीं। चलिए बहुत बढ़िया है। तो रिलीजन ने, तो हम लोगों ने रिलीजन से क्वेश्चन किया कि दिक्कत क्या है? कार से घूमेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, तब भगवान को याद करेंगे तो भगवान मारने लगेंगे? भगवान क्या बोलेंगे? नहीं, तुम्हारा हम पूजा नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग अच्छा करके भी तो कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी मत पढ़ो, क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के भगवान का पूजा करेंगे तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे। सिर्फ वेद का ज्ञान होना और रिलीजियस टेक्स्ट का ज्ञान होना, सिर्फ उसी से काम चलेगा। साइंस टेक्नोलॉजी क्या वेद को पढ़ने मना करता है? नहीं करता है। लेकिन ये सब आपका षड्यंत्र था। अगर लोग साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, लोग अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप का, इंडिया में मत लीजिएगा इस एग्जाम्पल को, इंडिया में भी सेम चीज हुआ था।
हाँ, जैसे सोसाइटी का मानना था कि पढ़ाई के साथ जिम नहीं कर सकते, राइट। ये क्या कमेंट है? हम देखिए किसी धर्म पर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे भाई, हम पहले बता दे रहे हैं। सर आज के टाइम में जैसे जज करें जहाँ बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं रिलीजियस टेक्स्ट, कोई भी रिलीजन के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी। मिडिवल पीरियड में रिलीजियस टेक्स्ट को सुप्रीम मानते थे, आज के टाइम में तो 1 मिनट हमको पूरा पढ़ने दीजिए। आ, सर आज के टाइम में कैसे जज करें जहां बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं रिलीजियस टेक्स्ट। अब कोई भी रिलीजियस के बारे में, दुनिया के बारे में कोई भी कुछ बोल जाता है, कोई भी देखिए वो हम समझ सकते हैं, द लाइक द रिलीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब ये इसमें पर्सनल व्यू बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ एज ऑफ, हाँ हाँ, मिडिएवल एज में रेशनैलिटी एब्सेंट थी, लोगों के पास रेशनैलिटी थी, बुद्धि थी, यूज यूज नहीं करते थे इसलिए एब्सेंट थी, राइट। तो इस समय दो तीन थिंकर होते हैं मिडिएवल टाइम पीरियड में, और उनके कारण आपका मॉडर्न टाइम पीरियड आता है। एक है फ्रांसिस बेकन, एक है रेने देकार्त। फ्रांसिस बेकन और रेने देकार्त कहते हैं, जैसे एक मूवी देखते थे ना जहाँ डायरेक्ट भगवान से बात होता था, राइट। हम तो एक दो को देखे भी हैं जो डायरेक्ट भगवान से बात बात करके बताते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम देखे हैं हमारे घर के साइड में। मतलब हम बताएं। आ, तो बीच में हम लोगों को एक मीडिएटर का जरूरत पड़ता था। तो ऐसा माना जाता था मिडिवल टाइम में कि चर्च के प्रिस्ट के पास जाओगे तो भगवान से बात करके तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा। तो लोग जाते थे, अपना क्वेश्चन पूछते थे, तो वो बताता था सॉल्यूशन, प्रिस्ट जो था। तो लोगों के मन में यही वहम था कि नहीं भगवान से तो बात हुआ है, इसका इनका तो गॉड से बात हुआ होगा तब बताया ऐसे करके। तो होता क्या है, रेने देकार्त और फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि देखो वो भगवान से बात नहीं करता है, दैट्स द रॉन्ग नंबर, राइट। वो अपने बुद्धि से, अपने रेशनैलिटी से तुमको जवाब दे देता है। जो रेशनैलिटी उसके पास है, सोचने की शक्ति, वो तुम्हारे पास भी है। तो तुम अपने डिसीजन खुद से क्यों नहीं ले पा रहे हो? तुमको पूछने की क्यों जरूरत पड़ रही है दो लोगों से? अपने बारे में खुद सोचो, खुद डिसीजन लो, राइट। तो ये फ्रांसिस बेकन और रेने देकार्त ने कहा। देखिए सुपरस्टिशन, देखिए अगर मेरे से बात करें, मैं काफी रिलीजियस टाइप का बंदा हूँ, पढ़ाने में मैं जो भी बोल देता हूँ बाद में माफी भी मांगते हैं भगवान से। हमको पूरा पूरा धर्म में फेथ है, और हम मानते हैं कि जो भी हुआ है वो भगवान की कृपा से हम अपने जीवन में जो किए हम हासिल किए हैं। तो ये सब अब अपना अपना विचार करने का तरीका है, जो हम पढ़े हैं आप लोगों को पढ़ा देते हैं। अब आप लोगों को क्या इसमें से लेना है, क्या छोड़ना है, आप सब समझ सकते हैं। सुपरस्टिशन, रिलीजन में सुपरस्टिशन नहीं होता, काफी सारी साइंटिफिक चीजें हैं, और मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ, अपने धर्म से। तो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ आपको? सबको अपने धर्म से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, सबको जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ऑल कलर्स गेट एग्री इन द डार्क। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ डेल्फी का एक आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट। सही बात है। तो आप सबको समझ में आ गया कैसे मॉडर्न टाइम पीरियड आया। अब मॉडर्न टाइम पीरियड आया तो मॉडर्न टाइम पीरियड में आपकी एक फिलॉसफी आई। सर प्रोटेस्टेंटिज्म ने कैपिटलिज्म और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। इसीलिए बोला जाता है कि अगर प्रोटेस्टेंटिज्म नहीं आता तो कैपिटलिज्म नहीं आ पाता, लिबरलिज्म नहीं आ पाता, मॉडर्न टाइम पीरियड नहीं आ पाता। प्रोटेस्टेंट रिलीजन के कारण ही आज कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म आया है, और यही पूरे के पूरे बुक में समझाया हुआ है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म रिटन बाय मैक्स वेबर, राइट। इसके बारे में हम लोग कभी पढ़ेंगे। प्रोटेस्टेंट रेनेसा के, हाँ रेनेसा देखिए, रेनेसा क्या है? रेनेसा एक बड़ा टाइम पीरियड है, उसी के अंदर में आप प्रोटेस्टेंट जो है रिफॉर्मेशन आ रहा है, इनलाइटेनमेंट आ रहा है। व्हाट इज प्रोटेस्टेनिज्म? प्रोटेस्टेनिज्म जो है ना, प्रोटेस्ट करना माने क्या होता है? माने कोई कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ अपना आवाज उठाना। तो उस समय जो डोमिनेंट रिलीजन था जो कि करप्ट हो गया था, है ना, कैथोलिक रिलीजन जो करप्ट हो गया था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो उसी को प्रोटेस्ट, ऐसे क्रिश्चियन जो कि पुराने वाले कैथोलिक रिलीजन को ना मानकर अपना एक धर्म बनाए, उसको प्रोटेस्टेनिज्म कहते हैं। अब प्रोटेस्टेनिज्म में अलग अलग आपके टाइप्स हैं। जैसे बहुत लोग मार्टिन लूथर को फॉलो करता था तो वो लोग लूथरन बन गया। बहुत लोग जो है वो फॉलो करता था जॉन कैल्विन को, तो वो लोग कैल्विनिस्ट बन गया।
तो अलग अलग आप अगर सेक्ट को फॉलो करेंगे, अलग अलग गुरु को, तो आप अलग अलग बन जाते हैं। अपने प्रॉपर्टी को भी अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं करते थे हम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रांसफर करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे हम अपने वेल्थ को, राइट, यही चीज है। तो प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है? तो पहले क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था। करप्शन का ऐसा हद पार हो गया था कि आप मत सोचिए। आप पाप करने वाले हैं, आप पैसा दीजिए, आपके लिए पूजा पाठ हो जाएगा, आप पाप कीजिएगा तो आपका पाप माफ है। जहां जहां क्रॉस जो है, जहां जीसस क्राइस्ट को क्रूसेड किया गया था, राइट, जहां सूली पर उनको चढ़ाया गया था, वो क्रॉस, सभी चर्च दावा करता था कि वही क्रॉस का टुकड़ा मेरे पास है। अब लाखों चर्च था, वो क्रॉस इतना बड़ा था कि सबके पास एक एक टुकड़ा है। ये कैसे हो सकता है? तो झूठ ही ना बोल रहा था, राइट। अगर हम बोले कि ये पेन है, और ये पेन 5,000 लोग बोले कि इसका टुकड़ा मेरे पास है छोटा छोटा, तो कहाँ से इसका 5,000 टुकड़ा कर पाएंगे जी? पॉसिबल नहीं है ना। तो झूठ बोलते थे। अगर आपने गलती की, पैसा दीजिए, आपका गलती माफ। गलती अगर करने वाले हैं, पैसा दीजिए, गलती कीजिएगा तो वो भी माफ। इस तरह से क्रिश्चियनिटी काम कर रहा था। हवन करा लीजिए, पूजा पाठ करा लीजिए, अब वो लोग का जो होता होगा, हम अपने रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, राइट। तो ये था आपका रिलीजन। तो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया ना, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट्स। और प्रोटेस्टेंटिज्म उसी को कहा जाता है। तो प्रोस्टेट जो आपका आपका जैसे मुस्लिम्स के दो सेक्ट है ना, शिया सुन्नी, इसी तरह से दो सेक्ट हैं, ब्रॉडर सेक्ट हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियन के, राइट। हाँ, एडवांस टोकन ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में देखते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहता है, स्टेट कैसे आया। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहता है कि स्टेट आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। राज्य ऑर्गेनिक नहीं है, राज्य खुद नहीं बना है, राज्य को भगवान ने भी नहीं बनाया है, राज्य को हमने बनाया है। मतलब हम सब ने मिलके, राइट, मैंने नहीं, हम सब ने मिलके बनाया है। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, एक संविदा की, एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के कारण राज्य आया है। हमारे मर्जी से राज्य बना है, राइट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। हाँ, आप बोल सकते हैं ऐसा, जितेंद्र। हाँ, लाइक जो आपके प्रोटेस्टेंट है ना, ये प्रोटेस्ट करते हैं कैथोलिज्म के खिलाफ, राइट। ये चीज है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम फिर से कमेंट बॉक्स ऑफ कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको आज इसको कंप्लीट करना है कुछ कुछ चीज। अब यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप सबको समझ में आ गया। हम ये बता दिए हैं कि कैसे 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 पॉलिटिकल थ्योरी आया है, राइट। यहाँ तक, और फिर हम दोबारा नहीं बताएंगे। अब हम लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो यूटिलिटेरियनिज्म हम बताने वाले थे, उसी को समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कहानी सुनाए हैं हम आपको। तो अगर पूछिएगा मॉडर्न लोगों से, जो लिबरलिस्ट हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर से, कि स्टेट कैसे बना, कहेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपस में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उससे स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। यूटिलिटेरियनिज्म क्या करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिस्ट थ्योरी। यूटिलिटेरियनिज्म को क्या बोलते हैं? रिडक्शनिस्ट थ्योरी। रिडक्शनिस्ट थ्योरी क्या करता है? सभी चीजों को बहुत आसान बना के समझा देता है। आप बता सकते हैं और किस थ्योरी को रिडक्शनिस्ट थ्योरी बोला जाता है? मैं कमेंट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। और कौन से आइडियोलॉजी को जो है कहा जाता है रिडक्शनिस्ट आइडियोलॉजी? एनी वन? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ग्रामसी क्रिटिसाइज करता है, जो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर सब चीज को समझा देता है। कौन ऐसा थिंकर है? कुछ भी उसको समझाना है तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लेके पूरा बता देगा। हु इज ही? मार्क्सिस्ट। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, राइट, परफेक्ट, राइट। तो जो मार्क्सिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमिक्स के आधार पर सब बता देते हैं। हाँ, इकोनॉमिक बेस होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। कैथोलिक ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी के व्यूज को फॉलो करते थे क्या? लाइक हाँ, बिल्कुल करते थे, लाइक श्वेतांबर, दिगंबर, राइट। हाँ, बिल्कुल करते थे, जैसे हीनयान, राइट, जैसे महायान, जैसे थारवेदा। अलग अलग बुद्धिज्म का टाइप है, यूपीएससी में आप लोग पढ़ते होंगे, राइट। बिल्कुल ओरिजिनल वाला फॉलो करते थे। अब सब में इम्प्योरिटी आ गया है, अब सब धीरे धीरे कैपिटलिस्ट हो गए हैं। आप ऐसा कोई कंट्री बता दिए जो कैपिटलिस्ट नहीं है? अभी के टाइम में सब है। इनफैक्ट चाइना भी कैपिटलिस्ट है, तो अब बाकी का हम क्या बात करें, राइट। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो रिडक्शनिस्ट थ्योरी क्या करता है? चीजों को काफी सिंपल बना देता है। नहीं नहीं, अभी हम बताने वाले हैं हर्ष पांडे जी, चिंता मत कीजिए पांडे जी, आई एम टेलिंग राइट नाउ। तो इतना समझ में आया रिडक्शनिस्ट थ्योरी क्या करता है?
ट्रांजिशन फ्रॉम, हाँ, कास्ट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। रिडक्शनिस्ट थ्योरी क्या करता है कि चीजों को सिंपल बना के समझाने की कोशिश करता है। जैसे कार्ल मार्क्स से पूछते कोई चीज क्यों हो रहा है, इकोनॉमिक्स के आधार पर सब समझा देता। एक लाइन में सिंपल बना के जो थ्योरी चीजों को समझाता है, जटिल चीजों को, उसको हम लोग रिडक्शनिस्ट थ्योरी कहते हैं। राइट, आई होप सबको क्लियर है। जेरेमी बेंथम को बोला जाता है, जेरेमी बेंथम को बोला जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और यूटिलिटेरियंस जो है ना, वो भी इंडिविजुअल्स को ज्यादा महत्व देते हैं। किसको ज्यादा महत्व देते हैं यूटिलिटेरियंस? इंडिविजुअल्स को। तो यूटिलिटेरियनिज्म लिबरलिज्म का एक पार्ट है। जैसे यहाँ हम बहुत सारा लिबरलिज्म का पार्ट बताए हैं, सॉरी, सोशलिज्म का पार्ट बनाए जो है बताए हैं, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म। उसी तरह से देखा जाए तो यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म इसको बोलते हैं उपयोगितावाद। हाँ, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो तो स्टेटमेंट लिखा रहता है, इसका मतलब समझिए मतलब क्या होता है, राइट। वो तो स्टेटमेंट है जेरेमी बेंथम का। यूटिलिटेरियनिज्म से पूछा जाता ना, यूटिलिटेरियन से स्टेट क्यों आया? मार्कर इज नॉट वर्किंग। तो प्रभु आप लोग मार्कर का क्या कीजिएगा, मार्कर तो हम पढ़ा रहे हैं ना मार्कर से। हाँ, पिक्स फिलोसफी को बोलता है काराइल, राइट, बट उसमें हम लोग नहीं जानते हैं। मेरा मार्कर नहीं काम कर रहा है, मेरा तो मार्कर काम कर रहा है सर जी। या तो एक सेकेंड, हम फिर से कमेंट बॉक्स ऑफ कर रहे हैं। चलिए, आप लोग अच्छे बैच मिले हैं, आप लोग कम से कम कमेंट फमेंट करते हैं, चलिए बढ़िया बात है। पिछला वाला बैच, लाइक पिछला वाला माय फर्स्ट बैच एंड आई थिंक बेस्ट बैच, सबसे बेस्ट रिजल्ट आप लोग सब हम देखते हैं आप लोग कैसा करते हैं, राइट। वो बैच तो बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन, 3 महीना पढ़ाए थे मात्र, ये सब कुछ नहीं बताए थे उन लोगों को हम, टाइम ही नहीं था, ऊपर ऊपर से पढ़ाए थे, फिर भी दैट डिड अ ग्रेट जॉब। आई एम वेरी हैप्पी, पेपर वाज आल्सो टफ। तो यहाँ पे जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियन है, उससे पूछा जाता कि स्टेट कैसे आया। जेरेमी बेंथम नहीं बताता हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने गए थे, हम लोग कागज साइन किए हैं, स्टेट बना है, ये सब वो कुछ नहीं बताता। बोलता स्टेट की यूटिलिटी है, स्टेट का इस्तेमाल है, स्टेट का यूज है, इसीलिए स्टेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टेट आ गया। सिंपल सा बात। राइट्स क्यों है? राइट्स की यूटिलिटी है, राइट्स का इस्तेमाल है लोगों के जीवन में, इसलिए अधिकार है। लिबर्टी क्यों देना चाहिए? लिबर्टी की यूटिलिटी है लोगों के जीवन में, इसलिए लिबर्टी होना चाहिए। इन्होंने चीजों को काफी सिंपल बना दिया। अब ये जो बात है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये अपने आप में नेगेटिव कॉनोटेशन है। जॉन रॉल्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ग्रेटेस्ट गुड्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का ये भी मतलब होता है, समझ जाइए, कि अगर एक लोगों का कत्ल करके अगर 99 लोग को अगर सुखी किया जा सके तो एक लोग को मार देना चाहिए। अब वो एक लोग का बेचारा, एक पर्सन का क्या गलती था, उसको काहे मारेंगे जी? और अपना सुख के लिए उसको काहे कत्ल कीजिएगा? लेकिन ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वही काम करता है। अगर एक लोग को अगर मार के, अगर 99 लोगों को अच्छे से रखा जा सकता है, मार दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कहता है। जॉन रॉल्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। और यूटिलिटेरियनिज्म इथिकल थ्योरी है, जो कि कहता है कि आपका जो एंड है वो जस्टिफाई करेगा आपके मीन्स को। अगर आप झूठ बोल रहे हैं और झूठ आप बोल रहे हैं और उससे आप कुछ अपने लाइफ में अच्छा आउटकम लाते हैं, यूटिलिटी है उसके आपके लाइफ में, तो वो झूठ जस्टिफाइड है, वो झूठ बोलना सच से भी बड़ा है। और अगर आप सच बोल रहे हैं और उस सच से अगर किसी को हानि पहुंच रही है तो वो सच फिर महापाप है। एग्जाम्पल है, एक इंसान दौड़ कर आता है आपके घर में, छुप जाता है, उसको पीछे से कोई मारने के लिए दौड़ा रहा है बंदूक लेके। अब वो जो बंदूक लेके आया है वो आपको नहीं मारेगा, राइट, वो उस आदमी से दुश्मनी रखा है। वो आदमी आपके बाथरूम में जाके छुप गया, कहीं भी छुप गया, आपसे उस आदमी ने बोला कहाँ गया, बाहर निकला, कहीं छुपा, आप क्या बोलिएगा? आप अगर बोलिएगा कि बाहर निकल के आपने झूठ बोला, लेकिन आपने वो झूठ बोला तो उससे आपने जान बचाई एक व्यक्ति की। तो कोई भी एक्शन आप लेते हैं, तो कोई भी एक्शन मॉरल और इमोरल नहीं होता है, कोई भी एक्शन गलत सही नहीं होता है, उसका परिणाम क्या है उससे उस एक्शन को जस्टिफाई किया जाता है। अगर मैंने झूठ बोलकर एक व्यक्ति की जान बचाई तो वो झूठ सच से भी बड़ा है। और अगर मैं बता देता अरे बाथरूम में छुपा है, मार दीजिए जाइए उसको, उसका जान चला जाता, दिक्कत की बात है फिर। तब ये मैं सच बोला, तो ये यूटिलिटेरियंस इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, कहेंगे कि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, आपने एक व्यक्ति को मरवा दिया अपने सच के चक्कर में, ये सच किसी काम का नहीं है आपका। अगर आपने झूठ बोल के एक व्यक्ति की जान बचाई तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं।
और साथ में यूटिलिटेरियंस ये भी मानते हैं अगर एक लोग को अगर हम लोग अगर उसको खत्म भी करके बाकी लोगों को सुख मिले, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये नहीं बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन, ये नहीं बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर में मेजोरिटी की बात करते हैं। अगर दो लोग को दुखी भी करके बाकी को सुख मिल रहा है, दुखी कर दिया जाए, तो इसमें इक्वालिटी कहाँ है? जॉन रॉल्स इसीलिए कहते हैं कि इक्वालिटी तो आपने दिया नहीं यूटिलिटेरियनिज्म में। दो लोग को क्यों दुखी आप रखिएगा? व्हाई 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 दे वुड बी इन मिजरी? व्हाई दे वुड बी लाइक दैट? व्हाई नॉट दे विल आल्सो गेट द चांस टू बिकम हैप्पी? व्हाई दिस विल बी डन? आई होप क्लियर हो गया। तो लिबरलिज्म में हम आपको यूटिलिटेरियनिज्म भी बता दिए, लिबरलिज्म का ही टाइप होता है, एनार्किज्म बता दिए, नाजिज्म बता दिए, फासिज्म बता दिए, हीगलवाद बता दिए, मार्क्सिज्म के बहुत सारे आपके डायमेंशन बता दिए। अब छोटा छोटा थ्योरी बता रहे हैं, एक एक लाइन में सुनिए, इसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में कहीं, वापस से रिकॉर्डिंग देख के। ओके, हम कमेंट बॉक्स ऑन करते हैं। एक और क्लास लगेगा करने में, आपका जो बेसिक्स है उसको कंप्लीट करने में, और उसके बाद हम लोग चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। राइट, अभी अगले क्लास में नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी करा देंगे आप लोगों को। अब यहाँ पर दो चार थ्योरी हम बता रहे हैं, उसको सुनते जाइए ध्यान से, और इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा नोट्स में कहीं। सर स्टेट और सोसाइटी बता दीजिएगा, क्या पूछना है अदिति? लाइक स्टेट सोसाइटी में पूछिए प्लीज। स्टेट बेसिक्स एकदम स्टिल फ्रेम जैसा। हाँ, बेसिक्स बेसिक्स अच्छा से बना देंगे तब ना आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर पाइएगा या आगे पढ़ पाइएगा। अब आगे हम कुछ और थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, दो तीन थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे, या फिर आज इतना ही रहने देते हैं। सर जैसे हिस्ट्री, अरे बाप रे, इतना सारा क्वेश्चन आप लोग पूछ दीजिए एक बार में। एक मिनट। सर, इसे कहा जाता है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर। अब ये सब जो पढ़ा रहे हैं, ये बायस्ड नहीं है, बिल्कुल बायस्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राइट, और इसीलिए मार्क्सिज्म में आपका सबाल्टन अप्रोच आया है। सबाल्टन अप्रोच से जो बिलोंग करते हैं थिंकर्स, जैसे आपका गायत्री स्पिवक हैं और बाकी जितने भी थिंकर्स हैं सबाल्टन अप्रोच के थिंकर्स, मिडिल क्लास जो आपके लोअर क्लास के लोग हैं, उनके दृष्टिकोण से हिस्ट्री को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बाइस्ड हो सकता है, बिल्कुल कोई शक का बात नहीं है। सर, सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट द यूटिलिटेरियनिज्म, ही सेड। हाँ बिल्कुल, गांधी जी वॉज अगेंस्ट द यूटिलिटेरियनिज्म। नाजिज्म फासिज्म क्या करता है? स्टेट को ज्यादा महत्व देता है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, स्टेट की बात को मानिए, स्टेट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, स्टेट के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, जो स्टेट बोल रहा है आपको मान लेना है। राइट, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। देखिए, सोसाइटी और स्टेट में क्या फर्क होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। स्टेट जो है ना, वो पॉलिटिकल एंटिटी होता है। पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल एंटिटी का मतलब होता है जो पूरे कम्युनिटी के लिए एक लॉ बनाता है। एक स्टेट में कई सारे सोसाइटी हो सकते हैं, राइट, और उन सोसाइटी का अलग अलग सोशल लॉ होगा, लेकिन एक स्टेट का एक ही लॉ होता है। तो स्टेट जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि पूरे के पूरे कम्युनिटी को गवर्न करता है, और वो कम्युनिटी में, वो पूरे के पूरे कम्युनिटी में बहुत सारे समाज आ सकते हैं। तो समाज और स्टेट अलग अलग चीजें हैं। राइट, बेस्ड ऑन हिस्ट्री का जवाब ग्रामसी से बेहतर कौन दे सकता है? हाँ, बायस्ड हिस्ट्री का जवाब, बिल्कुल सही बात है। सर, बेंथम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म में देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्वालिटेटिव टर्म में जो है जेस मिल देखते हैं, जिसको बाद में देखा जाएगा। सर जी, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी भी है और थ्योरी भी है। हम लोग आमतौर पर उसको थ्योरी कह देते हैं, बट आइडियोलॉजी है टेक्निकली स्पीकिंग। राइट, नाजिज्म फासिज्म पार्ट ऑफ मेडिएवल टाइम नहीं मालिक, नाजिज्म फासिज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम था ना जी। हिटलर, बेनेटो मुसोलिनी, राइट। तो नाजिज्म किसका है? हिटलर का। फासिज्म बेनेटो मुसोलिनी का। राइट, नहीं, स्टेट या और नेशन क्या एक ही होता है पॉलिटिकल साइंस में? नहीं, अलग अलग चीजें होती है। नेशन स्टेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हम जब नेशनलिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। आइडियोलॉजी और थ्योरी में डिफरेंस होता है, बिल्कुल। आइडियोलॉजी जो है वो आप उसको आर्ग्यूमेंट से आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते। थ्योरी जो है वो ज्यादा साइंटिफिक होता है, ज्यादा सिस्टमेटिक होता है, उसको प्रूव किया जा सकता है। फिर से नाजिज्म फासिज्म रिपीट करें। देखिए, नाजिज्म फासिज्म है, कहता है कि जो आपका स्टेट है, माने आपको अपना सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है।
जो सरकार आपको बोल रहा है, सरकार बोले दिन तो दिन, रात तो रात, दोपहर तो दोपहर, शाम तो शाम, राइट। जो सरकार बोल रहा है वही चीज आपको मानना है, आपको सरकार के खिलाफ नहीं जाना है, राइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी तो सिस्टमेटिक होता है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल थ्योरी साइंस और लॉजिकल और सिस्टमेटिक होता है। पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल फिलॉसफी भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम बता ही दिए, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, ये बिलीव करने का जो है विषय है। पॉलिटिकल थॉट एक टाइम में एक सोसाइटी का जो विचार रहता है उसको पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, कि एक सोसाइटी कैसा सोच रहा है वन गिवन टाइम पीरियड में, उसको पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। इस थ्योरी फैक्ट नहीं, थ्योरी वैल्यू भी होता है, हम अभी पढ़ाए हैं ना आपको। थ्योरी में क्या आता है, साइंस भी आता है और फिलोसफी भी आता है, दोनों चीजें आती हैं। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे नेचर हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक मतलब पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन बदलते रहता है टाइम टू टाइम। पॉलिटिकल साइंस इंटर डिसिप्लिनरी होता है। पॉलिटिकल साइंस को अगर आपको पढ़ना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए आपको और भी सब्जेक्ट का मदद लेना पड़ेगा, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, तब पॉलिटिकल साइंस पढ़ पाइएगा। जैसे जियो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस साथ में पढ़ते हैं। मल्टी थ्योरेटिकल होता है, बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजीज होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। दीज आर द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आइडियोलॉजी इंडिविजुअल आइडिया होता है या सोसाइटी का कलेक्टिव आइडिया। आइडियोलॉजी जो है बहुत सारे थिंकर्स का जो है, जब आइडिया हम लोग एक साथ मर्ज कर देते हैं उनका कॉमननेस, तो उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। जैसे लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी कोई लिखा था कि नहीं, लिबरलिज्म तो चलो हम दे रहे हैं, नहीं। थॉमस हॉब्स ने कुछ बोला, जॉन लॉक ने कुछ बोला, एडम स्मिथ ने कुछ बोला, रूसो ने कुछ बोला, टॉमस पेन ने कुछ बोला, मॉन्टेस्क्यू ने कुछ बोला। उनमें से जो कॉमन चीज था, हमने देखा कि लिबर्टी को सब सपोर्ट करता है, राइट। सबको इंडिविजुअल को वैल्यू दे रहा है, तो वो लिबरलिस्ट हो गया, थ्योरी बना दिया हमने, राइट। पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही बात है मालिक, ब्रांच है सोशल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस, ये सब देखिए सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब अलग अलग थिंकर्स का अलग अलग विचार है इस पर, राइट। और इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हम बता दिए सर जी, पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर इंटरडिसिप्लिनरी होता है, मल्टी थ्योरेटिकल होता है, डायनेमिक होता है। आइडियोलॉजी और थॉट कैसे सेम हुआ? आइडियोलॉजी बहुत सारे लोग, आप ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी में थॉट का कुछ हिस्सा आ सकता है, लेकिन सेम नहीं है दोनों ना। दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, पर सेम नहीं है, राइट। आइडिया और थॉट में देखिए, आइडिया एक व्यक्ति का विचार है, राइट। आइडिया थॉट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, अलग अलग टर्म है, ऐसा तो कुछ हम पढ़े नहीं है। आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी आपका आइडियोलॉजी आपका विचारधारा होता है। आइडियोलॉजी जो है सिंपल, उसको विचारधारा हम लोग समझ सकते हैं, उसको प्रूव नहीं कर सकते। वो एक बिलीफ सिस्टम है, राइट। और थॉट जो है एक सोसाइटी के सोचने का तरीका है, राइट। पूरे के पूरे सोसाइटी के सोचने का तरीका, तो अलग है दोनों दोनों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट को बनाया है, आपस में हमने एग्रीमेंट किया, जैसे हमने आपने एग्रीमेंट किया और किसी एक को राजा बना दिया, हमें लगता है कि वो राजा बनेगा, मजबूत है, हम सबकी रक्षा कर लेगा, तो हमने एग्रीमेंट करके उसको राजा बना दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने। जैसे अभी हम लोग एग्रीमेंट करते हैं ना कोर्ट में, बस उसी तरह से। थॉट इज एन अम्ब्रेला टर्म। देखिए, आप कह सकते हैं ये सब काफी सब्जेक्टिव टर्म है, अगर आप इसको अगर डिकोड करिएगा तो और भी इसके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। बट आम तौर पर अगर आप देखिएगा जितने भी थिंकर्स का आपका आपका जो विचार है, जो सुब्रा मैम के नोट्स हैं, तो सभी चीज को मिलाकर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस होता है, इसके बारे में हम बताएंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है, सब अलग अलग लोग के विचार हैं। जो सबसे क्विज मिलेगा मालिक, जब हम पढ़ाने लगेंगे कुछ ऐसा जिसमें से क्वेश्चन बनना लगेगा, तो क्विज मिलेगा, राइट। 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप सबको एक एक लेक्चर से। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, क्योंकि 9:45 से है मेरा एक क्लास। एडम स्मिथ को भी कंसिडर कर सकते हैं रिडक्शनिस्ट, लाइक मार्क्स? नहीं, एडम स्मिथ को नहीं कंसिडर किया जा सकता, वैसे कंसिडर आप किसी को भी कर सकते हैं। मास्टर्स में जाइएगा तो यही आपको सिखाया जाएगा, किसी को कुछ भी बना देना, जो जीरा है उसको खीरा बना देना, खीरा को हीरा बना देना अपना दिमाग लगा के। कौटिल्या को रियलिस्ट से हम लोग सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बना देते हैं डीयू में।
अभी अभी आप लोगों को क्विज और मॉक अभी नहीं मिलेगा, एक आध महीना रुक जाइए, अभी हम आप लोगों का सब आईडी ये सब बना लेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर लेंगे। ओके, अभी इसमें हम लोगों को बहुत सारा चीज़ पढ़ना बाकी है, राइट? तो ये सब कर लेंगे हम लोग। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, परसों दिन क्लास है। फैक्ट कहाँ से याद करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम जो नोट्स में प्रोवाइड करेंगे, जब हम फैक्ट पढ़ाएंगे बता देंगे ये याद करना है, जो बताएंगे वही याद कीजिएगा, काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। अगर और ज़्यादा मन होगा तो पढ़ लीजिएगा, बट देर इज़ नो नीड फॉर सच। तो मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, तो मेरा एक और क्लास है अभी रात में, तो मिलते हैं परसों। ओके, मतलब कल के क्लास में नहीं, परसों के क्लास में। वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम। आई थॉट यू इन आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा। बुक प्रेफर किया था वो कब करेंगे? सर आपने जो बुक प्रेफर, मालिक वो क्वेश्चन आंसर का बुक है, वो हम लोग क्यों करेंगे, मेरे साथ क्यों कीजिएगा, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सो बाय एवरीवन, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।